मैथ्स वाले हो क्या सब? वर्ग 3 वाले कौन है इसमें? वर्ग 3। आप लोग जो वर्ग 3 वाले हैं ये वर्ग 2 भी दे रहे हैं क्या? वर्ग 2 भी कौन दे रहा है साथ में? 3 और 2 दोनों वाले हैं, 3-4 लोग दोनों दे रहे हैं ना। देखो गणित विषय डील करूंगा मैं, थोड़ा चर्चा कर रहा हूं किस प्रकार से तैयारी करनी है। सिलेबस कुछ फिक्स तो है नहीं कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। अब सिलेबस फिक्स नहीं है तो तैयारी तो ऐसा है नहीं कि छोड़ के बैठेंगे आप, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जितनी संभावनाएं बता जा रही है उसके हिसाब से तो सिलेबस बहुत बड़ा बता रहे हैं, खास करके वर्ग 2 का। जितनी संभावनाएं निकल के आ रही हैं, जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी, उसके हिसाब से वर्ग 2 का गणित का सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। वर्ग 3 में वही सिलेबस रहेगा जहाँ तक संभावना है, जो पुराना गणित का सिलेबस था वही रहेगा। थोड़ा सिलेबस पे बातचीत करूँगा, किस प्रकार से पढ़ना है क्योंकि व्यापम के पैटर्न को भी आप देखेंगे तो बहुत बदल गया है। कथन कारण के प्रश्न भर-भर के आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, सही जोड़ी बनाने के प्रश्न आ रहे हैं। तो थोड़ी बातचीत करेंगे पहले तो आधा पौन घंटा कि किस प्रकार से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, ये सब बातें थोड़ी देखेंगे। उसके बाद चालू करेंगे अपन टॉपिक। थोड़े नए पैटर्न में तैयारी कराऊँगा लेकिन ध्यान रखिएगा। कथन कारण के प्रश्न वगैरह हर टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं। हर टॉपिक में कथन कारण के प्रश्न मिलेंगे, ये मान के रखिएगा आप। सही जोड़ी बनाने के प्रश्न भी आप देखे होंगे, अभी टेट का पेपर दिए होंगे तो। कथन कारण के भरपूर प्रश्न आ रहे हैं और गणित में कथन कारण के प्रश्नों को लेकर समस्या ये है कि कथन कारण के जो प्रश्न हैं गणित में कहीं मिलते ही नहीं हैं आपको। मतलब प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो कथन कारण के प्रश्न कहाँ से प्रैक्टिस करें? आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आर.एस. अग्रवाल का उठा लीजिए, आप आर.डी. शर्मा उठा लीजिए, एस.डी. यादव उठा लीजिए, राकेश यादव उठा लीजिए, गणित की जितनी बुक्स मार्केट में हैं, किसी भी बुक में कथन कारण का प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। मतलब ढूँढने से पूरे बुक में आपको 10 ठो प्रश्न नहीं मिलेंगे, पूरे बुक में बोल रहा हूँ। टोटल 10 प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कथन कारण के और आप पेपर में देख रहे हैं कि भर-भर के प्रश्न दिए पड़ा है कथन कारण के। अब अगर आप चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करेंगे तो समस्या ये है कि उसका आंसर वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको? आप चैट जीपीटी में सर्च करिए कि इस टॉपिक के कथन कारण के प्रश्न चाहिए मेरे को, तो आपको प्रश्न तो दे देगा वो कथन कारण के, उनके उत्तर भी दे देगा वो, लेकिन उसमें खुद कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, किसी का उत्तर कुछ ले लेता है, किसी का उत्तर कुछ ले लेता है वो। आप जब बहस करेंगे उसमें लिख करके कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो बोलेगा ठीक है ऐसा होगा। तो वो आपके हिसाब से अपने आप को ऐसा मोल्ड कर देता है। आप थोड़ा बहस करेंगे कि नहीं इसका उत्तर ये होना चाहिए, मेरा ये सोचना है, तो अपने उत्तर को चेंज कर देगा। तो कथन कारण के प्रश्न आपको मिल तो जाएँगे चैट जीपीटी वगैरह से सर्च करने पर, एआई का यूज़ करने पर, लेकिन समस्या ये है कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? कथन कारण के प्रश्नों में व्याख्या कहाँ पर कर रहा है, कहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है? और ये कोई जीएस तो है नहीं कि क्योंकि जोड़ दिए कथन के बाद और देख लिए कि व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। गणित में तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आप क्योंकि ऐसा जोड़ करके जनरली जीएस के प्रश्नों में क्या करते हैं आप कथन के बाद ऐसा क्योंकि करके एक वर्ड जोड़ देते हैं और देखते हैं कि वो कथन की व्याख्या कारण के द्वारा की जा रही है कि नहीं की जा रही है। लेकिन गणित में तो ऐसा होगा नहीं। गणित में तो कथन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे, कारण में कुछ और रहेगा। तो वहाँ पर कहाँ पर व्याख्या होगा, कहाँ पर नहीं होगा, बहुत समस्या है। सही जोड़ी बनाने के प्रश्न आएँगे, 4 प्रश्न दे देगा इधर और इधर पे 4 ठो दे देगा मैच करने को, तो कम से कम 2 ठो को तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा आपको। 1 बनाएँगे तो ऑप्शंस 2-2 मान लो मैच हो जाएँगे, 2 एलिमिनेट हो जाएँगे। कम से कम 4 में से 2 प्रश्न तो आपको यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे। तो समय कैसे मैनेज करें? और वर्ग 2 वालों को तो ऐसा लग रहा है कि 100 में 70 प्रश्न आएगा। 100 में 70 प्रश्न अगर आ रहा है 2 घंटे में कैसे बनाएँगे 70 प्रश्नों को? तो बहुत कुछ है सीखने को, समझने को और समय को तो बिल्कुल खराब मत करिए, तैयारी में ऐसा लग करके तैयारी करिए कि चीज़ें याद हो जाएँ। तो बहुत कुछ समझ में आए, खास करके वर्ग 2 वालों के लिए तो बहुत कुछ है। वर्ग 2 वालों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ध्यान से समझिए अब। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चर को समझिए क्या है। जैसे वर्ग 3 के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो सहायक शिक्षक का स्ट्रक्चर क्या होगा तो अब न्यूज़पेपर में जो आया था, वो मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूज़पेपर में जो आया था, सहायक शिक्षक का स्ट्रक्चर। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों पर बातचीत करूँगा मैं। तो सहायक शिक्षक का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो न्यूज़पेपर में जो आया था नवभारत में, वो बता रहा हूँ पहले।
अब कुछ दिन पहले मैंने ही वीडियो एक अपलोड किया था कि एससीईआरटी से कुछ अलग जानकारी मिली है, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल अपने पास सहायक शिक्षक का जो स्ट्रक्चर है, ज्यादातर कोचिंग वाले जो फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी जिसको सही मान के चल रहे हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है, 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, समय होगा 2 घंटे का। खैर ये तो रहेगा ही, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही, मतलब 100 प्रश्नों का ही पेपर होगा, ये तो तय है। 100 प्रश्नों का पेपर होगा, ये तय है, क्योंकि व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम व्यापम का उठा के देख लीजिए आप, व्यापम के भर्ती परीक्षाओं को अगर आप देखेंगे, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, तो व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। 100 प्रश्न ही पूछ रहा है, 100 अंकों का, 2 घंटे का पेपर हो रहा है, सही उत्तर के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 0.25 माइनस। 150 वालों को भी 100 में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे अभी मंडी सब इंस्पेक्टर को देखेंगे तो पहले 2021 में जो मंडी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वो 150 प्रश्नों का था, उसको 100 में कन्वर्ट किया है। आप अमीन पटवारी का पुराना पेपर देखिए, 150 प्रश्नों का था 2017 में, उसको अभी दिसंबर में जो हुआ तो 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया उसको। आप हॉस्टल वार्डन का पेपर देखिए, 2014-2016 वाला 150 प्रश्नों का था, 2024 में हुआ तो 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया। एडीईओ का देख लीजिए, 150 को 100 में कन्वर्ट किया। तो हर पेपर अब व्यापम जो ले रहा है, भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, वो 100 प्रश्नों का ही ले रहा है, 100 प्रश्नों का। तो 100 प्रश्न आएंगे, ये तो तय है। अब ज्यादातर कोचिंग वाले जो फॉलो कर रहे हैं, और जो न्यूज़पेपर में खबर आई थी उसमें ये थी कि सीडीपी जो है ये आएगा 20 प्रश्नों का, ये आई थी खबर। गणित जो है ये 20 प्रश्नों का है, गणित 20 प्रश्नों का है। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी को देखेंगे आप, तो हिंदी 17 का है और अंग्रेजी भी 17 का है। इसके बाद ईवीएस को आप देखेंगे तो ईवीएस जो है ये 13 का है। इसके बाद आप कंप्यूटर को देखेंगे, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है 7 का, और जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सामान्य ज्ञान जो है ये रहेगा 6 का। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के जहन में बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर में आया था, उसके बाद कोचिंग वालों ने इतना प्रमोट किया इसको कि सब बच्चों के जहन में यही बैठा है कि वर्ग 3 का तो फिक्स है सर, ऐसा ही कुछ रहेगा। अब सीडीपी के अंदर पढ़ना क्या है, तो जो पहले पढ़ते थे वही पढ़ना है, बच्चों को ये भी लग रहा है। गणित के अंदर क्या पढ़ना है, तो वर्ग 3 में जो पहले गणित के अंदर पढ़ते थे वही सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको। वर्ग 3 का जो पुराना सिलेबस आप देखे होंगे, 150 प्रश्नों के हिसाब से जो सिलेबस डिजाइन है, वही पूरा का पूरा गणित यहाँ पे पढ़ना है, ऐसा बच्चों को लग रहा है। हिंदी भी वही पूरा रहेगा, बस 150 को 100 में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है बच्चों को। अब कंफर्म नहीं है कि यही होगा कि चेंज होगा, कंफर्म तो नहीं है ये। अब मेरे को जो जानकारी मिली थी एससीईआरटी से, और जितना मैंने एनालिसिस किया था उसके बेस पे मैंने बताया था, और जो मुझे जानकारी मिली थी, कुछ ऐसी जानकारी मिली थी, कुछ ऐसी चीजें मिली थी कि मुझे बनाना ही पड़ा था वीडियो वो, क्योंकि वो जानकारी देख करके भी ऑथेंटिक लग रही थी, वो चीजों को सोच समझ के ही मैंने बनाई थी जानकारी वो। तो उन जानकारियों को ध्यान में रख करके एनालिसिस करके मैंने एक नया स्ट्रक्चर आपको बताया था कि वर्ग 3 में थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो मैंने जो बताया था उसमें आपको बोला था मैं सीडीपी कितने का आ रहा है, 15 का, सीडीपी आ रहा है 15 का, गणित आ रहा है 15 का, हिंदी आ रहा है 15 का, अंग्रेजी आ रहा है 10 का, ईवीएस आ रहा है 10 का। तो आप देखेंगे तो आप यहां तक पहुंचेंगे, 65 प्रश्न हो गए आपके। बचे जो 35 प्रश्न, बचे 35 प्रश्न ये पूरे सामान्य अध्ययन के, बचे 35 प्रश्न पूरे सामान्य अध्ययन के, जिसमें से 15 का रीजनिंग मैंने बोल दिया था, और 15 का सामान्य ज्ञान, और 5 का कंप्यूटर, ये मैंने बोला था। तो नई चीज मैंने यहाँ पर रीजनिंग ऐसा डाल दी थी कि रीजनिंग भी आ रहा है 15 प्रश्नों का। अब कंफर्मेशन ना तो इसका है ना तो इसका है, ऑफिशियल कुछ नहीं है अपने पास में, ना तो ऑफिशियल जानकारी इसकी है ना तो ऑफिशियल जानकारी इसकी है। अब जितनी जानकारी मुझे मिली थी और जितने एग्जाम्स हुए थे, जैसे बात करूं मैं, आप केवी का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर भी तो रीजनिंग को ऐड कर दिया था, देखे होंगे, अगर केवी का एग्जाम दिए होंगे तो रीजनिंग को ऐड किया था। एक और एग्जाम हुआ था एएमआरएस वाला, दिए थे क्या इसको भी, यहाँ पे भी तो शायद रीजनिंग को ऐड किया था। इसके अलावा बिहार का शिक्षक भर्ती अगर आप देखे होंगे, बिहार का शिक्षक भर्ती का एग्जाम अगर आप देखे होंगे, तो वहां पे ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछता है रीजनिंग को। बिहार का शिक्षक भर्ती का पेपर अगर देखे होंगे तो आप,
बिहार का स्ट्रक्चर को अगर आप देखे होंगे तो बिहार में भी ऐसा है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत वो पूछता है रीजनिंग को। एमपी का देख लो, एमपी का बहुत कुछ चेंज हो गया है। एमपी शिक्षक भर्ती तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक जब लिया था ना, व्यापम महिला पर्यवेक्षक दिए होंगे अगर आप 2021, 22, 23 में 2 बार हुआ था ये महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम, तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहता था। 40 नंबर का पूरा सामान्य अध्ययन होता था जिसमें कि 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के आते थे। तो यही सब चीजों का एनालिसिस करके और जो जानकारी मुझे एससीईआरटी से मिली थी उसके बेसिस पे मैंने बताया था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होने की संभावना भी है। मतलब देखा जाए तो रीजनिंग भी पढ़ना पड़ सकता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन अभी रीजनिंग पढ़ने मत बैठना, मैं ये बोल रहा था। अभी आप कॉमन पढ़िए, जो सीडीपी कंफर्म आएगा, गणित आएगा, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, ईवीएस आएगा, कंप्यूटर आएगा और जनरल नॉलेज आएगा। तो अभी इन्हीं विषयों को पढ़िए जो कंफर्म है कि आएंगे। रीजनिंग अगर आता भी है तो रीजनिंग ऐसा विषय है जिसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग अगर आता भी है तो रीजनिंग को आराम से तैयार किया जा सकता है। तो अभी जो वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से, जो भी वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हैं, वो देख लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अभी मैं यही सजेशन दूंगा कि रीजनिंग को अभी छोड़ दीजिए, बाकी तो पूरा का पूरा कॉमन है। जनरल नॉलेज को पढ़िए। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर सामान्य ज्ञान को छोड़ के चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं सामान्य ज्ञान को मत छोड़िए, क्योंकि सामान्य ज्ञान का यहां पर वेटेज कितने प्रश्नों का है, 6 प्रश्नों का, और यहां पर कितना बोल दिया मैं, 15 है। तो सामान्य ज्ञान को छोड़िए मत, क्योंकि 6 प्रश्न तो है ही। तो सामान्य ज्ञान को ठीक ठाक स्तर का रखिए, ताकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए तो भी आप तैयार रहें, और ऐसा स्ट्रक्चर आए तो भी आप तैयार रहें 15 प्रश्नों के लिए। तो रीजनिंग को अभी नहीं पढ़ना है। टेस्ट वगैरह भी देंगे तो रीजनिंग उसमें नहीं मिलेगा आपको। अगर जल्दी आ जाता है स्ट्रक्चर सिलेबस आने वाले 1 महीना 2 महीना में तो अच्छी बात है। नहीं आता है फिर वो 45-50 दिन पहले ही अगर दे रहा है व्यापम, जैसा कि व्यापम का टेंडेंसी रहता है कि एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले ही देगा, तो वैसा अगर देता है, ये आया तो आप लगभग सब कुछ पढ़ के बैठे हैं, ये आया तो फिर रीजनिंग आपके लिए नया हो जाएगा और रीजनिंग को आराम से पढ़ा जा सकता है। और पढ़ाएंगे रीजनिंग को, मैं ही पढ़ाऊंगा अगर रीजनिंग आता है तो। ये तो वर्ग 3 वालों की बात हो गई। अब इसमें गणित के अंदर क्या, सीडीपी के अंदर क्या, हिंदी अंग्रेजी के अंदर क्या, ईवीएस के अंदर क्या, कंप्यूटर के अंदर क्या, सामान्य ज्ञान के अंदर क्या, तो वर्ग 3 का जो पुराना स्ट्रक्चर आपके पास पुराना सिलेबस होगा, उसी में जो सीडीपी के अंदर लिखा है वही सारी चीजें पढ़नी है। गणित के अंदर जो लिखा है वही सारी चीजें पढ़नी है। बताऊंगा मैं आज पूरा डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा। ये बात हो गई वर्ग 3 वालों की। बात कर रहा हूं वर्ग 2 की। अब देखना, वर्ग 2 की बात कर रहा हूं। इसका कंफर्मेशन तो और भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन है। वर्ग 2 शिक्षक की बात करता हूं। अब देखना, वर्ग 2 शिक्षक। अब वर्ग 2 शिक्षक की अगर बात करूं, मैं गणित विषय की बात करूंगा, क्योंकि गणित विषय का ही डील करूंगा पूरा। तो गणित विषय की बात करूंगा, विषयवार भर्ती होगा ये भी सुनने में आ रहा है, तो गणित विषय की बात करता हूं। अब इसमें कहा जा रहा है कि 70-30 का पैटर्न अपनाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि 70-30 का पैटर्न को अपनाएंगे। 70-30, कहीं कहीं 65-35 भी बोल देते हैं, कहीं कहीं 60-40 भी बोल दे रहे हैं। कंफर्म देखिए कुछ नहीं है। आज भी एक न्यूज़पेपर वाले ने, जो एजुकेशन रिपोर्टर करके हैं, उन्होंने डाला है एक वीडियो कि कौन से विषय के कितने पद आएंगे, लेकिन लास्ट में एक बात उन्होंने फिर बोल दी कि ये कंफर्म नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। तो जो कोचिंग वाले डाल रहे हैं वीडियो या मीडिया वाले डाल रहे हैं वीडियो, लास्ट में एक लाइन जरूर जोड़ देते हैं कि कंफर्म नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इसमें बदलाव संभव है। अब डालना भी जरूरी है, लेकिन डालने के बाद ये भी बोलना जरूरी है, क्योंकि बदलाव तो हो ही सकता है, क्योंकि ऑफिशियल तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। ऑफिशियल ना तो एससीईआरटी ने दिया है, ना तो डीपीआई ने, ना तो व्यापम ने, कुछ नहीं बताया है कि किस विषय के कितने पद रहेंगे, कौन सा विषय रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं बताया है। तो मैं गणित विषय की बात कर रहा हूं। अभी विषयवार भर्ती होगी, मतलब अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पेपर होगा, ये तो तय है। तो 70-30 की संभावना मार्केट में ज्यादा चल रही है, तो मार्केट के हिसाब से बता रहा हूं आपको। 70-30 की संभावना मार्केट में ज्यादा है कि 70-30 का पैटर्न रहेगा। 70 नंबर का पूछा जाएगा गणित, ये समस्या है आपके साथ। 70 नंबर का आपके लिए गणित रहेगा, और 30 में आपका सीडीपी रहेगा। सीडीपी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इसमें क्या है, और कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान ऐसा बताया जा रहा है। 30 में सीडीपी कितने का है, 10, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ऐसा बता रहे हैं। जो मार्केट में चल रहा है वो बता रहा हूं। ऐसा बता रहे हैं कि 30 में ये 5-5 के हैं और सीडीपी 10 का है।
गणित का 70 नंबर का जो सेक्शन है, इसमें 7 सेक्शन बताए जा रहे हैं, 7 सेक्शन अलग अलग। जैसे इसमें आप देखे होंगे गणित का इतिहास, ऐसा बता रहे होंगे गणित का इतिहास। गणित का इतिहास, गणित का इतिहास का मतलब क्या पढ़ना है इसमें देखा जाए तो गणित के इतिहास का मतलब इसमें पूरा पेडागोजी वाला सेक्शन होगा। पेडागोजी वाला सेक्शन, जो गणित का पेडागोजी पढ़ते हैं, गणित का शिक्षण शास्त्र, वही जहां तक संभावना है कि गणित के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, गणित का इतिहास। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, इसमें दूसरा सेक्शन आप देखेंगे तो इसमें अंक गणित का है। बताऊंगा किसमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार मैं लिख रहा हूं। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें एक सेक्शन है बीज गणित का, बीज गणित। तीसरा जो सेक्शन है ये बीज गणित का है। इसके बाद अगला सेक्शन आप देखेंगे इसमें, तो अगला सेक्शन ज्यामिति का है, ज्यामिति। अगला सेक्शन है इसमें क्षेत्रमिति का, क्षेत्रमिति। इसके बाद अगला सेक्शन आप देखेंगे तो इसमें त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति। और एक सेक्शन आपका इसमें है सांख्यिकी, सांख्यिकी। ये है, ये 7 सेक्शन है। ऐसा बोला जा रहा है कि प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न आपको ये देखने को मिलेंगे, तब जाके 70 प्रश्न होंगे। समझ आ रहा है? ये 7 सेक्शन है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या देख लो, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स। अब हिस्ट्री ऑफ मैथ्स का मतलब क्या, उसमें यही सब पढ़ना है, गणित का पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र ही होगा। इसमें एक्स्ट्रा ये ऐड कर सकता है, गणितज्ञों के बारे में आपसे बोल सकता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। गणितज्ञों का मतलब मैथमेटिशियन, जैसे आर्यभट्ट हो गए, रामानुजन हो गए, भास्कराचार्य हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए। समझ आ रहा है? इन सब गणितज्ञों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन गणितज्ञों से जुड़ी जानकारियां जहां तक है आएगा। मुझे जो जानकारी मिली थी ना, मुझे जो जानकारी मिली थी उसमें, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जनरली मैंने उस दिन यूट्यूब में बोला नहीं था, जो मेरे पास आया था पूरा पूरा पीडीएफ जो मेरे पास आया था, उसमें ये जो गणित के 15 प्रश्न बताए गए थे सहायक शिक्षक के लिए, तो गणित का जब डिटेल्ड सिलेबस मेरे को दिखाई दिया ना, तो उसमें लिखा हुआ था गणितज्ञ, पूरा गणितज्ञों के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। तो गणितज्ञों के बारे में, गणित का जो पेडागोजी, यहां भी तो गणित का पेडागोजी आएगा ही ना, सहायक शिक्षक में भी तो गणित का पेडागोजी आएगा ही। ये गणित जो 20 या 15 का मैं लिखा हूं, इसमें भी तो गणित का पेडागोजी रहेगा ही ना। तो गणित के पेडागोजी में एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर रहा है गणितज्ञ, ये संभावना बन रही है। क्योंकि गणित के इतिहास का मतलब क्या, गणित के इतिहास का मतलब गणितज्ञों से ही संबंधित चीजें आएंगी। वराहमिहिर ने क्या क्या किया है, आर्यभट्ट ने क्या क्या किया है, भास्कराचार्य है, रामानुजन है, ब्रह्मगुप्त हैं, अलग अलग गणितज्ञ हैं। जैसे सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम अगर देखेंगे कभी आप, सीजीपीएससी मेंस जो अभी राज्य सेवा परीक्षा हो रही है, इसका मेंस जो मई में होने वाला है, उसमें जो गणित का पार्ट है ना, वहां पे गणितज्ञों के बारे में पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिशियन। तो वही मैथमेटिशियन गणितज्ञ जो हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है। उसी को मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ मैथ। अंक गणित में क्या पढ़ना है आपको, अंक गणित में क्या पढ़ते हैं, जैसे ये जो पढ़े हैं आप पूरा अभी गणित जो पढ़ते आ रहे हैं व्यापम में, अंक गणित में जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ हो गया। समझ पा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक पूरा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, यही होता है आपका अंक गणित का पोर्शन। समझ पा रहे हैं? जो जनरल व्यापम के एग्जाम में गणित आप पढ़ते हैं, पीएससी के एग्जाम में गणित आप जो पढ़ते हैं, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लसम मस, यही सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं अंक गणित में। बीज गणित में क्या पढ़ना है, बीज गणित, अलजेब्रा, बीज गणित में क्या पढ़ना है आपको, तो बीज गणित में क्या पढ़ते हैं ध्यान से समझना। बीज गणित में जैसे बीज गणितीय सूत्र देखे होंगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे 10-12 फॉर्मूले पूरे पढ़ने हैं आपको। समझ आ रहा है? इसके अलावा लीनियर इक्वेशन सुने हैं, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण सुने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन समीकरणों को हल करना, इनके कितने हल होंगे वो सब निकालना सीखना है। बहुपद वगैरह सुने होंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद, बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। समझ आ रहा है? ये सब के प्रश्न तो टेट में भी आते हैं। बहुपद वाले प्रश्न देखे होंगे ना, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिवाइड करना है मेरे को एक्स प्लस 1 से, ये सब बीज गणित है। ये देखिए ना, ऐसे प्रश्न देखे भी होंगे, जैसे मैं एक्स प्लस 1 से आपको डिवाइड करने बोलूं, ये देखिए इस प्रकार का, इसको डिवाइड करने बोलूं, तो ये बीज गणित का पोर्शन है। समझ आ रहा है? ये सब पढ़ना है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, बहुपदों को, पॉलिनोमियल जो
फॉर्म होता है, बहुपद का जो फॉर्म होता है उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब भी पढ़ना है आपको। रैखिक समीकरण ऐसे पढ़े होंगे आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल देगा कि दो रैखिक समीकरण हैं, दो लीनियर इक्वेशन हैं, इन दोनों के कितने हल होंगे, इन दोनों के कितने हल होंगे। तो ये सब बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये सब तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ग्राफ अगर दोनों का ऐसा बनता है तो एक ही हल होगा, ग्राफ अगर दोनों का ऐसा बनता है तो कोई भी हल नहीं होगा, ग्राफ अगर दोनों का एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप कर जाता है इसका मतलब अनंत हल होंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसा कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तब ऐसा ग्राफ बनता है, ये सब पढ़ाऊंगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर तो है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब रैखिक समीकरण पूरा, वर्ग समीकरण पूरा। समझ आ रहा है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ना है। एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस जो पढ़े हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जितने फॉर्मूले आपने सुने हैं, ये देखिए, ये जितने फॉर्मूले आपने ऐसे सुने हैं, ये सारे फॉर्मूले, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूले आपने सुने हैं देखे हैं वो सारे फॉर्मूले भी कवर करने हैं। तो ये सब कहां पढ़ेंगे? बीज गणित में। समझ आ रहा है? एल्जेब्रा बोलते हैं इसको। ज्यामिति क्या होता है, क्षेत्रमिति क्या होता है जानते ही हैं। ज्यामिति और क्षेत्रमिति ये तो जनरल जो चीजें पढ़ते हैं वही सारी चीजें हैं। ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों सेम ही चीज हैं। ज्यामिति में क्या होता है, जो फिगर्स होते हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ज्यामिति में क्या करते हैं, उनके रिलेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। और क्षेत्रमिति में क्या करते हैं, उनके एरिया का कैलकुलेशन, उनके पेरीमीटर का कैलकुलेशन, मतलब उनके क्षेत्रफल का कैलकुलेशन, उनके परिमाप का कैलकुलेशन, उनके आयतन का कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन कहां पे आ जाता है? क्षेत्रमिति में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह जो सुने हैं वो सब पढ़ना है। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, बहुभुज पढ़ना है, पॉलीगॉन बोलते हैं, वो सब कुछ कवर करना है इन दोनों में, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये तो अभी भी पढ़ते ही हैं, इसका तो अभी भी बहुत बड़ा वेटेज है। जैसे आप टेट का एग्जाम दिए होंगे तो सीजी टेट में यहां से 30 में से 10 क्वेश्चन आते हैं वर्ग 2 में, 30 में से 10 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों सेक्शन से। लेकिन अब जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें 20 प्रश्न कहा जा रहा है। ये एकदम नया लगेगा आपको, ये एकदम नया। जनरली पीएससी और व्यापम की तैयारी आप करते हैं तो त्रिकोणमिति को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं त्रिकोणमिति को। समझ आ रहा है? लेकिन त्रिकोणमिति वही साइन कॉस टेन कॉट फिर से चालू करना पड़ेगा आपको, ये भूल चुके हैं जनरली बच्चे, क्योंकि व्यापम की किसी परीक्षा में नहीं आता। ये जनरल जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं, पीएससी के जनरल एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको त्रिकोणमिति दिखाई नहीं देता। लेकिन अब त्रिकोणमिति का प्रश्न भी आएगा, 10 प्रश्न आएगा, लेकिन 9वीं 10वीं तक का ही होगा, ध्यान रखिएगा। 9th 10th तक का ही त्रिकोणमिति पढ़ना है, उसके आगे नहीं जाना है आपको। इसके बाद सांख्यिकी तो अभी भी है, देखे होंगे आप। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे बाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रायिकता, पूरा बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है उसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मॉड निकालो, रेंज निकालो, ये सुने हैं ना, माध्य, माध्यिका, परिसर, बहुलक, ये सब कुछ पढ़ना है। पाई चार्ट सुने होंगे, सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ सुने होंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे बार ग्राफ बनाते हैं। लाइन ग्राफ, जो एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बनाते हैं। टेबुलेशन, जो टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब कहां पढ़ना है आपको? सांख्यिकी में पढ़ना है। मीन, मीडियन, मॉड, परिसर, ये सब कुछ पढ़ना है आपको सांख्यिकी में। इतना सारा गणित हो गया है। वर्ग 3 की बात करूं ना तो इसका आधा भी नहीं है वर्ग 3 में। वर्ग 3 की बात करूं तो मैं, वर्ग 3 में इसका आधा भी नहीं है, ध्यान से समझना। वर्ग 3 में तो इसका आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है बोल रहा हूं। वर्ग 3 में देखो, इतना सारा बातचीत किया, वर्ग 3 में क्या क्या पढ़ना है देखना। वर्ग 3 में ये वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जहां तक संभावना है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा लगभग। वर्ग 3 में लगभग ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो सेक्शन है ना अंक गणित का, वर्ग 3 में लगभग ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्यामिति, क्षेत्रमिति का लिमिटेड लिमिटेड चीजें कवर करनी है, लिमिटेड चीजें, पूरा नहीं पढ़ना है। ज्यामिति, क्षेत्रमिति का लिमिटेड पोर्शन कंप्लीट करना है, बीज गणित का लिमिटेड पोर्शन कंप्लीट करना है। तो अगर वर्ग 3 का आप जानना चाहते हैं कि गणित में क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ग 2 का तो मैंने बहुत सारा बताया आपको। वर्ग 3 में गणित का इतिहास को पूरा पढ़ना पड़ेगा, वही पेडागोजी वाला सेक्शन। अंक गणित लगभग पूरा पढ़ना पड़ेगा, लगभग पूरा। बीज गणित का कुछ ही पार्ट, वो फॉर्मूले वाला पार्ट, ये समीकरण वाला पार्ट, बस लिमिटेड पार्ट। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का लिमिटेड पार्ट, एकदम लिमिटेड पार्ट।
बहुत ज्यादा नहीं, समरूपता, सर्वांग समता ये सब नहीं पढ़ना है आपको, प्रमेय वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं आपको, एकदम लिमिटेड, 3D का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, तो एकदम लिमिटेड पार्ट है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, इतना ही है। त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सांख्यिकी बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको वर्ग 3 के लिए, समझ आ रहा है। तो वर्ग 3 का गणित तो बहुत कम है, वर्ग 2 का गणित अगर आप तैयार कर रहे हैं तो वर्ग 3 का सब समेट आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, वर्ग 3 का सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का यह भी कहना है कि जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं हम, और वर्ग 2 हमारा गणित है, तो मैं तो एकदम सिंपल सा हमको सजेशन देता हूं कि वर्ग 2 का तैयारी करो आप, वर्ग 2 का तैयारी करो, बस अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, ईवीएस। आप वर्ग 2 का तैयारी करिए, अगर आप वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं और आपका वर्ग 2 में विषय गणित है, तो मैं बोल रहा वर्ग 2 का लग करके तैयारी करिए। वर्ग 2 का तैयारी करेंगे तो गणित आपका वृहद रूप में तैयार होगा, इसमें वर्ग 3 का संपूर्ण तैयारी समाहित है। सीडीपी पढ़ेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान सब पढ़ेंगे आप, जो कि आपको वर्ग 2 में भी काम आएगा। बचेगा वर्ग 3 में भी काम आएगा, बचेगा केवल और केवल क्या, ईवीएस। तो जो बच्चे वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में हैं, कमेंट कर रहे हैं, सुन लीजिए, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं और वर्ग 2 में उनका विषय है गणित, उनके लिए सजेशन दे रहा हूं कि लग करके वर्ग 2 का तैयारी करिए। ईवीएस का जुगाड़ बस आपको अलग से करना पड़ेगा, बस ईवीएस का। वर्ग 2 में गणित विषय से अगर आप हैं तो वर्ग 2 का लग करके तैयारी करिए, क्योंकि गणित विषय से हैं तो गणित को वृहद रूप से तैयार करेंगे। वर्ग 3 एकदम आपको इतना आसान लगेगा, इतना पढ़ने के बाद ये सारी चीजें वर्ग 3 में तो आपको काम आएंगी ही, केवल और केवल वर्ग 3 में एक्स्ट्रा जो पोर्शन रहेगा वो ईवीएस का रहेगा, ईवीएस का। अब रीजनिंग का अभी कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर, इतना पढ़ना है। ये अंक गणित मैंने लिख दिया है ना, ये बहुत बड़ा है पोर्शन, ये अंक गणित अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें पूरा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, समझ आ रहा है, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन इसी में सब आ जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क आ जाएगा इसी में, पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा, वेजेस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत कुछ आएगा। ये अंक गणित दिखने में दिख रहा है अंक गणित, लेकिन है बहुत बड़ा सेक्शन। जनरली व्यापम जो मैथ्स देता है कंपटीशन एग्जाम्स में या पीएससी देता है, वो मेनली क्या रहता है, अंक गणित ही तो रहता है। ज्यामिति, क्षेत्रमिति भी पढ़ना पड़ता है आपको, सांख्यिकी भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेनली जो गणित आपको दिखाई देता है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, स्टेट का, सेंट्रल का, उसमें अंक गणित का सबसे बड़ा सेक्शन रहता है, अंक गणित का। यह है आपका पूरा सिलेबस, संभावित, वापस से बोल रहा संभावित ही है संभावित है, इतनी बातें बोला लेकिन संभावित ही है सारी बातें। अच्छा, मेरे को जो जानकारी मिली थी उसमें यह भी था कि जैसे यहां पर इसमें सब कुछ मिक्स रहेगा, जीएस भी, समझ आ रहा, मिक्स रहेगा। तो बहुत अलग अलग जानकारी मिल रही है। 65-35 की भी जानकारी बताए थे मेरे को कुछ लोग, एससीईआरटी के ही लोग 65-35 की जानकारी बताए थे कि 65 में इधर रहेगा और 35 में इधर रहेगा, 35 में 35 में इधर रहेगा और 35 में सब कुछ मिक्स रहेगा। 35 में सीडीपी का अलग करके, 35 में बाकी को, सीडीपी को 10 या 15 का करके बाकी को फिर मिक्स करके देगा। हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान है, ये सबको मिक्स करके देगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि समय खराब मत करिए, मूल चीज जो है जो आएगी उसको बना के रखिए आप। बैठे बैठे वेट करेंगे तो व्यापम का भरोसा तो है नहीं, व्यापम सीधे देगा सितंबर में आपको नोटिफिकेशन, वहां पे दिखेगा कि साइंस का पद है कि नहीं है, वहां पे दिखेगा कि गणित का पद है कि नहीं है। अभी जो डाले थे एजुकेशन रिपोर्टर वाले, वो बता रहे हैं कि 260 पद के आसपास गणित के पद हैं, ऐसा बता रहे हैं, उनका कहना है वर्ग 2 में, वर्ग 2 में। और 500 के आसपास इंग्लिश के पद उनका कहना है, इंग्लिश के 500 के आसपास। अब इंग्लिश वाले मेरे से पूछते हैं कि वर्ग 2 में हम पढ़ें क्या, अब उनको मैं क्या बताऊं, इंग्लिश में 70 नंबर का क्या पढ़ोगे आप, मैं क्या बताऊं उनको, कुछ क्लियर है नहीं। अब 500 पद अगर आ रहे हैं तो आपको तो जल्दी फिर जारी करना चाहिए, ये जो पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, सिलेबस है। अब इंग्लिश वाले पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब इंग्लिश वाले वर्ग 2 के लिए कौन से पेपर को देंगे सर, इंग्लिश का अलग से पेपर बनेगा, उनका अलग से बनेगा, तो 70 नंबर का इंग्लिश में क्या क्या इंग्लिश रहेगा। वर्ग 1 का इंग्लिश अगर उठा के पढ़ेंगे तो फिर क्या डिफरेंस है वर्ग 2 वर्ग 1 में, ये भी तो समस्या है। अब साइंस का पद उन्होंने बोला नहीं आज भी, मैं तो देख रहा था कि साइंस का पद नहीं बोला, लेकिन लास्ट में उनका यही कहना था कि जो पद मैं नहीं बोला हो वो भी आ सकते हैं।
जो पद मैं नहीं बोला वो भी आ सकते हैं, तो तैयारी अपनी जारी रखिए, उनका ये कहना था। तो उनकी गलती भी नहीं है, कोचिंग वालों की गलती भी नहीं है, जितनी जानकारी इनको मिलती है, ये सोचते हैं कि हम साझा करते हैं बच्चों से। तो गणित का तो ये क्लियर है कि पद आ रहा है, गणित का तो वर्ग 2 में क्लियर है कि पद आ रहा है। वर्ग 3 तो फिक्स है कि वर्ग 3 में तो कोई ऐसा विषयवार बाध्यता है नहीं, 23-2400 जितने भी पद हैं वर्ग 3 के लिए, वो तो तय हैं। बस सिलेबस थोड़ा-सा मैंने ही ये डाल के थोड़ा-सा दिक्कत कर दिया था, ये हो सकता है, मैंने डाल दिया था इसको यूट्यूब में। किसी ने ऐसा नहीं डाला है, मैंने ही डाला था इसको ऐसा, कि ऐसा आ सकता है। ऐसा भी आया तो रीज़निंग बस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो वही चीज़ें हैं। और अच्छी बात है यार, इंग्लिश कम करके रीज़निंग बढ़ा भी दिया तो ठीक है। इंग्लिश से तो अच्छा विषय ही रीज़निंग है छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। इंग्लिश कम हो जाए भले, रीज़निंग दे दे, चल जाएगा। रीज़निंग को हम पढ़ लेंगे, इंग्लिश तो भगवान भरोसे रहता है हमारा। रीज़निंग को तो फिर भी हम पढ़ लेंगे और रीज़निंग तो आसान ही है यार, रीज़निंग तो बल्कि अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है। तो रीज़निंग अगर दे भी दे तो खुशी है बच्चे की, अच्छी बात है। हिंदी अच्छी बात है, अच्छा वेटेज में है। इंग्लिश कम कर दिया, ये देखो 17 से 10 ही हो जाए तो अच्छी बात है, 7 कम हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा बच्चों के लिए जनरली। जनरल नॉलेज का पोर्शन बढ़ जाएगा इसमें। तो तैयारी करिए, जो मूल चीज़ें हैं ना कि आएँगी ही, मूल चीज़ें जो हैं उसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, मूल चीज़ों पे पकड़ बना के रखिए। तो गणित विषय पढ़ाऊँगा, शुरुआत में गणित में बेस थोड़ा बनाते हैं, जैसे 1 घंटे से कुछ होगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, गणित में 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, 1 डेढ़ घंटे से। अभी जैसे अभी जो बैच चालू हुआ था इससे पहले जो अभी 9 मार्च वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं मैथ्स लोग। 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में, ऐसा पढ़ते हैं मेरे से। अभी 3:30 बजे आएँगे यहाँ पढ़ने वो लोग। जैसे पढ़ क्या रहे हैं वो, बेसिक उनको पढ़ा दिया मैं, बेसिक का मतलब जैसे उनको मैं नंबर्स के बारे में पूरा बता दिया, कैलकुलेशन पूरा सिखा दिया। अब नंबर्स पूरा बता दिया, कैलकुलेशन पूरा सिखा दिया। कैलकुलेशन मतलब कि किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन आ जाए, आप तैयार हैं करने के लिए। अब एक साइड वो चल ही रहा है अंकगणित वाला सेक्शन, और सेकंड हाफ में ज्यामिति क्षेत्रमिति का क्लास चलाता हूं उनका, ज्यामिति क्षेत्रमिति ये वाला सेक्शन जो है, ज्यामिति क्षेत्रमिति, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है ज्यामिति क्षेत्रमिति। इसका लगभग 60% खत्म हो गया। अभी 3:30 बजे से यही बच्चे बैठेंगे आके, 3:30 से 5:30 पढ़ते हैं, डेली डेली चलता है। 4 दिन मेरा क्लास क्योंकि यहाँ रहता है, सोमवार से गुरुवार, बस 4 ही दिन मेरा क्लास यहाँ रहता है। बचे 2 दिनों में सीडीपी वगैरह लगता है आप लोग का, तो 4 दिन ही क्लास लेता हूँ, बाकी 2 दिन मेरी क्लास बिलासपुर में रहती है, तो सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास रहती है। कम से कम 3-4 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को मैथ्स, तब आप लोग का मैथ्स तैयार हो पाएगा, क्योंकि 5-6 महीने का सिलेबस है ये। आप सोचेंगे 1 महीना में कोई पढ़ा दे, तो संभव ही नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ा देंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। और जो तरीका भी व्यापम का है, उस तरीके में तैयारी करेंगे तो आपको लगभग 5 महीना देना पड़ेगा। और इतना बड़ा सिलेबस है, अब ऐसा नहीं कि उसमें आपको आना एकदम बाध्य है, रिकॉर्डिंग आपके पास है, लाइव क्लास चलेगा ही आपका। नहीं आ पा रहे तो लाइव जुड़िए, लाइव नहीं जुड़ पा रहे तो रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से स्लॉट चालू हो जाएगा। जैसे इनका खत्म होने वाला है, 60% इनका हो गया है, 40% बचा है, ज्यामिति क्षेत्रमिति पूरा कंबाइन बोल रहा हूँ। 60% हो गया, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं दूसरे बैच के भी, तो 60% हो गया। जैसे शाम को डेली 3:30 से 5:30 पढ़ते हैं, तो 60% मेरा इसमें हो गया है, 40% बचा है। ये खत्म जैसे हुआ फिर से स्लॉट चालू हो जाएगा, एक स्लॉट चलते रहेगा ज्यामिति क्षेत्रमिति का, उसमें जिसको बैठना है बैठते रहें। ऐसा करेंगे तो ही तैयारी हो पाएगी, वरना तैयारी नहीं हो पाएगी। अब आप खुद सोचिए, अभी आपके पहले वाले बैच का ऑलमोस्ट ये होने वाला है, तो आप ऑलरेडी पीछे हैं देखा जाए तो। उनसे पहले वाले बैच का बहुत कुछ हो चुका, तो वो ऑलरेडी पीछे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 1.5 साल 2 साल से तैयार करके अपने आप को बैठ गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना पड़ेगा, मतलब आपको 4 घंटा 6 घंटा पढ़ने बोले तो पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका तैयार हो पाएगा गणित विषय। समझ आ रहा है? क्योंकि अभी 4 ठो प्रश्न पूछूंगा तो 1 ठो नहीं बनेगा आपसे, जनरल प्रश्न भी पूछूंगा तो मैं। और ग्रेजुएशन तो बोलने का है कि हमने गणित में किया है ग्रेजुएशन, वो तो बोलने भर की बात है। ग्रेजुएशन ही तो किया है गणित में, लेकिन बनता उतना कुछ कहाँ है। अभी मैं 4 फॉर्मूले या 4 चीजें पूछूंगा, तो बस ये है कि आप लोगों को मेरे को समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गणित विषय से फ़ैमिलियर है। अब जो 10वीं के बाद गणित देखा ही नहीं है, उनको समझाना थोड़ा टफ काम हो जाता है। आप लोग जनरली इसमें गणित वाले मैक्सिमम हैं, तो समझाने में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, समझ जाओगे जल्दी आप लोग। लेकिन बच्चे ऐसे भी आए हैं जो 10वीं के बाद गणित कभी देखे ही नहीं है, तो उनको भी मैंने समझाया है, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। और दिक्कत ये भी है कि 100 प्रश्न में 70 प्रश्न आ रहे हैं गणित के। सोचो 2 घंटे में आपको डील करना है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है आपके सामने कि 70 प्रश्न आपको गणित के, और साथ में 30 प्रश्न इधर वाले 2 घंटे में खत्म करने हैं, 2 घंटे में।
2 घंटे में कैसे खत्म करोगे सोचो। इधर 2 घंटे में आप लोग का 30 ठो मैथ्स का प्रश्न नहीं बन पाता है, 20 ठो नहीं बन पाता है। 70 प्रश्न जीएस वाले सेक्शन से हैं, मोटा-मोटा 30 गणित के हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं पूरे पेपर को डील। 20 गणित के 80 जीएस वाले सेक्शन से तो आप डील नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो 70 प्रश्न गणित के बोल रहा हूं मैं और 30 प्रश्न जो है ये जीएस वाले सेक्शन से बोल सकता हूं मैं, तो कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे तैयारी कैसे होगी थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे तैयारी कैसे होगी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 70 प्रश्न जो आएंगे ध्यान से समझना कैसे डील करना है। वर्ग 3 वाले जो हैं उनका तो इसी में समेटा जाएगा पूरा, क्योंकि अभी मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा जो दोनों में कॉमन ही रहेगा। तो वर्ग 3 वालों का तो इसी में समेटा जाएगा पूरा। वर्ग 2 वालों को समझना 70 प्रश्न आपको डील करने हैं। मैं बोल रहा इसमें से 50 से 55 प्रश्न ऐसे रहेंगे, एकदम गारंटीड बोल रहा हूं। 50 से 55 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स के रहेंगे। डेटा बस चेंज रहेगा, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट एकदम गारंटीड बोल रहा हूं मैं। 50 से 55 प्रश्न बोल रहा, कम से कम बोल रहा हूं मैं कि मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट के रहेंगे, तय है बोल रहा हूं। क्योंकि मेरे को पता है कि व्यापम का दायरा क्या रहा है, कैसे प्रश्न पूछा है। हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, 25 प्रश्नों में से 1 महीने के नोट्स से 23 प्रश्न आए थे। 2 प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति के आ गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बाद में हटा दिया था। 23 प्रश्न फंसे थे 1 महीने के नोट्स से, 1 महीने के नोट्स से। तो मैं ये तय बोल रहा हूं कि 50 से 55 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो आपने क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट में ट्राई किए होंगे, बस डेटा चेंज रहेगा। तो आप इतने बार पढ़ लीजिए इनको, इतने बार पढ़िए कि 50 से 55 प्रश्नों में समय बिल्कुल ना लगे, दिमाग ही नहीं लगाना है आपको यहाँ पे। अभी क्लास में समझ के पढ़ेंगे, बार बार उन्हीं प्रश्नों को लगाइए, क्लास नोट्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करिए, तो 50 से 55 प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे जो एकदम ऐसा देखेंगे और बन जाएंगे आपसे। समझ पा रहे हैं, देख के बन जाएंगे। वहां पे दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये ज्योमेट्री का प्रश्न है तो मेरे को ज्योमेट्री के कंसेप्ट सोचने पड़ रहे हैं कि ट्रायंगल का है कि क्वाड्रिलेटरल का है कि सर्कल का है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त किसका है, फिर उसका फॉर्मूला सोचा कौन सा त्रिभुज कौन सा चतुर्भुज, ये करना ही नहीं है। एकदम ये दिखा, ये तो मैंने बनाया है क्लास नोट्स में, ये तो मैंने बनाया है प्रैक्टिस सेट में, ऐसे बनेगा। सोचना नहीं है वहां पे कि ये कैसे बनेगा क्या होगा, ये तो मेरा रटा हुआ प्रश्न है तो ये तो बनेगा ही मेरे से। तुरंत आप ऐसा फर्राटे के साथ इसको बनाइए। 50 से 55 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके एकदम रटे हुए हो, जिसमें समय बिल्कुल ना लगे। क्लास नोट्स में आपने ऐसे प्रश्नों को लगाया है तो आपको पता है कि इन प्रश्नों को बनाने का तरीका क्या है। अब एवरेज का प्रश्न आया तो ऐसा नहीं कि आप एवरेज सोचने बैठ गए, मेरे को पता है कि ऐसे वैसे बनता है क्वेश्चन। ये 50 से 55 प्रश्न खत्म होंगे, बचेंगे 15 से 20 प्रश्न। हो सकता है ये प्रश्न ऐसे हो जो आपके क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट में ना हो, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा है तो बेस पता है, कंसेप्ट पता है, तो प्रश्न तो बनेंगे सर ये वाले, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इन्हीं प्रश्नों में समय देना है आपको। दिक्कत क्या होती है, आप पूरे प्रश्नों में समय देते हैं, इसी वजह से कुछ बन नहीं पाता पेपर। समस्या यही है बच्चों के साथ में, हर प्रश्न में समय देते हैं वो, कोई प्रश्न उनका देखा हुआ बनाया हुआ याद के हुआ नहीं रहता है। हर प्रश्न में समय देते हैं, तो यहां पर अगर ऐसा हुआ तो 70 प्रश्न है, सोचिए कहां से बनेगा। 2 मिनट भी एक प्रश्न देंगे तो 140 मिनट हो गया आपका, उधर तो पूरा 30 बचा है और इसमें भी 140 मिनट मतलब कि 2 घंटा पार हो चुका है आपका। और उसमें 15 मिनट तो ऐसे ही निकाल दीजिए आप, 15 मिनट तो ऐसे ही निकाल दीजिए जो साइन करने में, सील लगाने में, ये वो ताम-झाम करवाते हैं ये लोग। सोचिए कैसे बनेगा, बहुत टफ काम है इस बार। 2 बार 3 बार, इसलिए तो बच्चों को मैं बोला 9 मार्च से जो बच्चे आ रहे थे ना, वो बच्चे आते हैं शाम को, आधे से अधिक बच्चे आते हैं, आधे से अधिक बच्चे लाइव जुड़ते हैं, बोल रहे सर फिर से चालू हुआ तो फिर से पढ़ेंगे हम, ताकि बार-बार चीजों को देखेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। अभी मैं पूछूंगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, तो आपको में से आधे से बच्चों को पता नहीं होगा, आधे से अधिक बच्चों को पता नहीं होगा विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला है, लेकिन क्यों है वो फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से क्यों नहीं निकालते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में √/s वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे यहाँ पे कभी ये कभी वो, एकदम बेस क्लियर नहीं है, इसीलिए दिक्कत आती है। इसीलिए बोल रहा ज्यामिति क्षेत्रमिति का भी शाम को चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा 15 दिन 10 दिन में, फिर मैं चालू करूंगा इधर वाले बैच का। तो जितना पढ़ सकते हैं, जितने बार पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़िए, चीजें याद होते तक पढ़िए। जब तक हर फॉर्मूले हर कंसेप्ट एकदम याद ना हो जाए ना, तब तक मेहनत करते रहिए, तभी सिलेक्शन होगा इस बार, वरना सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि पोस्ट लिमिटेड है और उतने बच्चे तो आराम से हैं जो कि लग करके तैयारी कर रहे हैं। बिलासपुर में भी जाता हूं मैं तो 4-4, बिलासपुर में ऐसा चलता है मेरा स्लॉट,
शुक्रवार शनिवार को 3 घंटे सुबेरे 8 बजे 9 बजे स्टार्ट होता है, फिर 3 घंटे दोपहर 3 घंटे शाम को। एक में बेसिक चलता है, एक में एडवांस, एक में ज्यामिति क्षेत्रमिति जैसा कुछ चलने लगता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 250-200 बच्चे बैठते हैं क्लासरूम में, बहुत सारे बच्चे उसमें से ऐसे रहते हैं जो पूरा 9 घंटे पढ़ देते हैं बैठ के, सुबेरे आते सीधे रात में जाते हैं कोचिंग से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसे बच्चों से कंपटीशन करना है आपको। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। समय अभी भी है आपके पास, अप्रैल चालू हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना तो पूरा पूरा है आपके पास, और 6 महीने में तैयारी की जा सकती है आराम से। लेकिन समय तो देना पड़ेगा, चाहे आप बिजी हो, घर में काम हो, मैरिड हो, जॉब वाले हो, हाउसवाइफ हो, जॉब वाले हो लड़के, कुछ भी हो, समय तो देना पड़ेगा, वो तभी निकलेगा एग्जाम, वरना नहीं निकल पाएगा। ये तो तय है। देखना अभी 3:30 बजे आप अगर वेट करेंगे तो यहीं भर जाएगा पूरा क्लासरूम, एक सीट नहीं बचता इसमें। ये स्थिति रहती है पढ़ने वाले बच्चों की, तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। कथन कारण के प्रश्नों की बात करूंगा मैं। कथन कारण के प्रश्न जो हैं थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं और उनको बनाने में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो हर टॉपिक में वो प्रश्न अभी आएंगे, हर टॉपिक में वो प्रश्न घुसेंगे, देखना। यहां तक बताइए किसी को डाउट है पढ़ने को लेकर के, तैयारी को लेकर के, तो बताइए मेरे को। कुछ प्रश्न है आपके मन में? पद कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे इसको छोड़ करके कोई डाउट है तो बताइए। कौन से विषय के कितने पद आएंगे ये सब मेरे को जानकारी अभी तो नहीं है। व्याख्याता में कौन सा पद आएगा कौन सा नहीं आएगा, कि वर्ग 2 में कौन आएगा, ये सब चीजों को छोड़ के इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे, जहां तक जानकारी मिली है। इंजीनियरिंग वाले जो हैं गणित विषय के लिए, है क्या कोई इंजीनियरिंग वाला इसमें? हैं आप लोग, वर्ग 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे गणित विषय के लिए। और फाइनल ईयर वालों को भी बोला जा रहा है अलाउ करेंगे, 19 में हुआ है सब चीजें उसी बेसिस पे। फाइनल ईयर वाले जो हैं, बताइए कुछ पूछना है इसमें, कुछ आप लोगों को लग रहा है? नहीं डालेगा, नहीं 10 तक डालेगा। त्रिकोणमिति देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे त्रिकोणमिति की बात अगर आप करते हैं तो त्रिकोणमिति आप पीएससी का पुराना सिलेबस देखिएगा, पीएससी का पुराना सिलेबस देखने की बात कर रहा हूं मैं। पीएससी 2017 तक, पीएससी 2017 तक इसका मेंस का सिलेबस उठा के देखना। 2017 तक की बात कर रहा हूं, 17 के बाद तो हटा ही दिया है। 2017 तक का कोई भी पेपर मेंस का उठा के देखना, पेपर नंबर 6, मेंस का पेपर नंबर 6, उसमें त्रिकोणमिति था, उसमें ज्यामिति था, क्षेत्रमिति था, ये सब था, ये सब चीज था उसमें, ये सब था। और 200 नंबर का एक सेपरेट पेपर आता था मैथ्स और रीजनिंग का। अब तो 200 का नहीं आता, 50 का कर दिया है। साइंस वाले को पेपर को मैथ्स वाले के साथ मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया है। 2017 तक क्या होता था, साइंस का एक अलग पेपर होता था पेपर नंबर 4, और मैथ्स और रीजनिंग का एक अलग पेपर होता था पेपर नंबर 6। 200 नंबर का ये, 200 नंबर का ये। तो यहां पे देखना आपको त्रिकोणमिति पूरा दिखाई देगा, और 10th तक का त्रिकोणमिति ही है वो, तो वही त्रिकोणमिति को यहां रखेगा। 11th 12th का त्रिकोणमिति को नहीं डालेगा वो। 11th 12th का त्रिकोणमिति रहेगा आपका वर्ग 1 में व्याख्याता। यहाँ पे जो सिलेबस रखेगा ये 10वीं तक का ही रखेगा, ये तो तय है, 10वीं तक का ही रखेगा। तो 10वीं तक जो आप पढ़ते हैं त्रिकोणमिति उसी को पढ़ना है। तो उसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे अगर आपको लगता है ना, तो मैं बता दूंगा पूरा जब चालू करूंगा ना, तो ये मेंस का जो है ना टॉपिक, वही टॉपिक पूरा देखना है, कॉपी करेगा। मतलब 10th तक के बुक को पढ़ना है त्रिकोणमिति के लिए आपको। तो ये मत घबराइए कि सर 11th 12th का पढ़ना पड़ेगा क्या, 11th 12th का एकदम अलग हो जाता है, व्याख्याता में पढ़ना है। अगर 11th 12th का भी यहाँ दे दिया तो फिर व्याख्याता में और वर्ग 2 में फर्क क्या रहेगा फिर? दीर्घ वृत्त परवलय, हाँ तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। और निर्देशांक ज्यामिति वो तो इसी में पढ़ेंगे ना आप, पढ़ेंगे इसमें, पढ़ेंगे आप इसमें। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें आ जाएगा। परवलय, दीर्घवृत्त, ये सब जनरल चीजें कवर हो जाएंगी इसमें, जनरल चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। ज्यामिति क्षेत्रमिति में कवर हो जाएंगी चीजें वो। हायर लेवल का त्रिकोणमिति जैसे पढ़ते हैं आप, समझ आ रहा है, वो सब नहीं रहेगा। वो नहीं नहीं, वो सब नहीं रहेगा, वो सब नहीं पढ़ना है आपको। वो सब क्या हो सकता नहीं है, 6 से 8 पढ़ाना है आप लोग को। उसके लिए काहे का इंटीग्रेशन, काहे का डिफरेंशिएशन, तो वो पूरा आपका वर्ग 1 का हो गया, तो वो नहीं रहेगा। सोशल साइंस वाले वर्ग 2 और वर्ग 3 एक साथ करें कि नहीं करें, तो आपकी क्षमता के ऊपर है वो। सोशल साइंस वाले जो वर्ग 2 वाले हैं, वर्ग 2 में जिनका सोशल साइंस रहता है, तो वर्ग 3 के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी क्षमता है। आपको ईवीएस को और गणित को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। गणित को एक्स्ट्रा मतलब गणित तो अपने आप ही में बहुत बड़ा हो गया,
थोड़ा सोच समझ के करिए। मैथ्स वाले के लिए बहुत फायदा है ये मैथ्स वाले के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि इसका पूरा मैथ्स पढ़ेंगे तो इसका पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा आपका। ईवीएस बचता है बस। अब अगर आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप समय देंगे तो किया जा सकता है। अगर आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस वाले अगर आप हैं, तो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसका सोशल साइंस वाला पोर्शन अगर आप कवर करेंगे तो वर्ग 3 में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा गणित और ईवीएस। गणित और ईवीएस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। गणित में वर्ग 3 में बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वर्ग 3 का गणित बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। वर्ग 3 का गणित पढ़ा जा सकता है, समय लेकिन दीजिए। मैथ्स में लूंगा ही, 3-4 घंटे क्लास लूंगा ही। वो प्लान मिल जाएगा आपको मंडे से। मेरा मंडे से थर्सडे क्लास लगती है मेरी, तो प्लान पूरा मिल जाएगा आपको मेरा। सोमवार से गुरुवार तक का क्लास का प्लान पूरा मिलेगा। शुक्रवार शनिवार मेरी क्लास नहीं होती, संडे को कभी कभार एक्स्ट्रा होती है। बाकी सोमवार से गुरुवार तक का प्लान पूरा मिल जाएगा आपको। क्लासेस कितने कितने बजे होंगी, मंडे से ही चालू हो जाएंगी देखना, शाम की क्लास थी। तो बनेगा तो करिए शाम का क्लास, नहीं बनेगा तो शाम का रिकॉर्डिंग देखिए, लाइव क्लास जुड़ के देखिए। वो भी नहीं बन रहा है तो फिर से जब स्लॉट चालू होगा ज्यामिति क्षेत्रमिति का, तब पढ़िए उसको। फिर स्लॉट चलते ही रहेगा, ये हर 2 महीने में स्लॉट चालू हो जाता है। ये सांख्यिकी का स्लॉट चलता है अलग से, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, इसका अलग से स्लॉट चलता है। तो ये सब करना पड़ेगा ही। देखो ये सब हम सिलेबस खत्म करने के नाम से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। 1 घंटा डेली मैथ्स पढ़ाऊंगा संभव ही नहीं है आप लोगों का, ना मैथ्स हो पाएगा ना पढ़ पाएंगे आप, और मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। 70 नंबर का मैथ्स से सोचिए, पूरा फोकस। हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ के बैठे ही होंगे, इतना पढ़ चुके हैं शिक्षक भर्ती के लिए। 3 साल से तो सोच ही रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा, तो उसके बेसिस पे थोड़ा मोड़ा हिंदी अंग्रेजी तो पढ़ ही लिए होंगे। और टेट वगैरह दिए होंगे तो सीडीपी, हिंदी अंग्रेजी, ये सब तो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, बहुत कुछ नॉलेज होगा। गणित विषय अगर आपका है वर्ग 2 में, तो लग करके गणित को पढ़िए, तभी होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए शुरुआत कैसे करेंगे देखना, अभी कुछ दिन तक तो बेसिक चलेगा। शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत में सबसे पहले आपको संख्या के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। संख्या के बारे में शुरुआत में कुछ दिन तक तो आपको संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। सारी संख्याएं, जो भी संख्या मैं बोल दूं, सारी संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि संख्याओं से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। संख्याओं की पूरी जानकारी, जो भी संख्या बोलूं, सारी संख्याएं, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि संख्या क्या होती है। इसके बाद संख्या के प्रकार, इसके बाद आप पढ़ेंगे संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद संख्या के प्रकार, समझ आ रहा है? संख्या के प्रकार मतलब टाइप ऑफ नंबर, ये पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इसके प्रश्नों को डील करेंगे आप, इसके प्रश्न जो आएंगे, इसके प्रश्नों को भी डील करना है फिर अपन को। इतना सेक्शन सबसे पहले कवर करेंगे आप। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, और संख्या पर जो प्रश्न बन रहे हैं आजकल, उन सारे प्रश्नों को डील करेंगे। इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसमें कथन कारण के प्रश्न आ जाएंगे, कथन कारण के प्रश्न आएंगे इसमें, इसमें कूट वाले प्रश्न भी आ जाएंगे, कूट वाले प्रश्न आ जाएंगे इसमें। जनरल जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो सामान्य प्रश्न भी आ जाएंगे इसमें। इस प्रकार के सारे प्रश्न कवर करेंगे इसमें अपन। इसके बाद ये खत्म होने के बाद अपन कैलकुलेशन चालू करेंगे। इसी को खत्म करना, इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। वी बॉड मास रूल, ये पूरा कैलकुलेशन सिखाएगा, पूरा कैलकुलेशन। कैसा भी कैलकुलेशन आ जाए आपके सामने, आप आराम से कर लेंगे। तो पूरा कैलकुलेशन सिखाऊंगा इसमें आपको, पूरा कैलकुलेशन, कैसा भी कैलकुलेशन हो। ये देखिए, इस प्रकार के नंबर्स में अगर कैलकुलेशन बोलूं मैं, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार के नंबर्स में अगर कैलकुलेशन बोलूं मैं, इस प्रकार के नंबर्स में, तो ये कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए। ऐसे नंबर्स का कैलकुलेशन बोल दूं मैं, ये देखिए, इस प्रकार के नंबर्स का कैलकुलेशन अगर मैं बोल दूं आपको, ये देखिए, इस प्रकार के नंबर्स का कैलकुलेशन बोल दूं, तो ये भी बनना चाहिए आपसे। का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। ऐसा कैलकुलेशन बोल दूं मैं, ये देखिए, ऐसा कैलकुलेशन बोल दूं मैं, तो इस प्रकार के नंबर्स का कैलकुलेशन बनना चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन बोलूं मैं, ये देखिए, इस प्रकार का कैलकुलेशन बोलूं मैं, ये देखिए, ऐसा कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन भी आपसे बनना चाहिए। ये देखिए, ऐसा, मतलब ऐसे नंबर्स पे भी कैलकुलेशन आप कर पाए, ऐसे नंबर्स पे भी आप कैलकुलेशन कर पाए। डेसिमल, दशमलव वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स, और ऐसे नंबर्स पे भी कैलकुलेशन आप कर पाए। ये पूरा कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। इधर से तो सेपरेट प्रश्न भी आता है वर्ग 3 में,
वर्ग 3 में तो इधर से सेपरेट एक वी बॉड मास रूल लिखा भी है आपके सिलेबस में वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 में तो इधर से एक सेपरेट प्रश्न भी आता है। ऐसा प्रश्न पिछली शिक्षक भर्ती में आया था, ये देखो मेरे को याद भी है वो क्वेश्चन, ऐसा देखे होंगे। इसका उत्तर पूछा था क्या होगा, वर्ग 3 का पेपर पिछला दिए होंगे, शिक्षक भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, वर्ग 3 का बोल रहा हूं। तो नंबर्स जानेंगे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तभी तो उन पे प्रश्न कर पाएंगे आप। उसके बाद नंबर्स सीख लेंगे, तभी तो अलग अलग वैरायटी के नंबर्स में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन। अलग अलग वैरायटी के जो नंबर्स हैं, अलग अलग वैरायटी के नंबर्स में आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर समझ आ रहा है? तो सबसे पहले नंबर को सीखेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ जानते हैं क्या नंबर्स के बारे में? जानते हैं कुछ? रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर भरपूर प्रश्न आए हैं रिसेंटली। अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एक हुआ था अभी नगर सैनिक का, व्यापम लिया था। अभी अपेक्स बैंक सहकारिता एग्जाम जो हुआ था, व्यापम लिया था। अभी जो पीएससी का परिवहन विभाग का पेपर हुआ था, पटवारी 2022 का जो पेपर हुआ था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को लेकर भरपूर प्रश्न आए हैं, भरपूर प्रश्न। जानते हैं क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है? समझ आ रहा है? जैसे एक परिमेय के साथ एक अपरिमेय को जोड़ूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से भाग दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। भाई क्या है परिमेय, क्या अपरिमेय? क्या है भाई यार, बताइए, आप बताइए, बीच में जो बैठे हैं इधर, आप ही से पूछ रहा हूँ पीछे, क्यों अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? क्या होता है अपरिमेय संख्या? इररेशनल नंबर क्या होता है? कौन सा तैयारी करेंगे, वर्ग 2 का कि वर्ग 3 का? 3, 3 में भी तो है, ये संख्या तो है ही 3 में। क्या में किए ग्रेजुएशन आप? हेलो जी, 11th 12th मतलब आपका साइंस था, मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि बनता है पहले से आपसे? बनता है क्या पहले से? तो ये क्या बन रहा है फिर, क्या बनता है बताइए? आपका जो थोड़ा सा मेरे को एटीट्यूड देख के लगा कि आपसे मैथ्स बहुत बनता है, ऐसा लग रहा था आपका, मेरे को ऐसा लगा देख के कि आपसे मैथ्स बहुत बनता है, कि क्या ही बता रहे हो, ये सब तो बचपन में पढ़े हैं। वही बता रहा हूँ जो बचपन में पढ़े हो आप, लेकिन वही पूछ रहा हूँ जो बचपन में पढ़े हो आप, वही तो पूछ रहा हूँ। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, चलिए बताइए, एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये पूछा गया प्रश्न भी, सहकारिता का अपेक्स बैंक का पूछा गया प्रश्न है। एक अपरिमेय को, एक अपरिमेय इररेशनल, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से, इंग्लिश में इररेशनल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला कोई है क्या? आप एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक, ऐसे प्रश्न आते हैं, समझ आ रहा है? एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, ये पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अभी है, सहकारिता अपेक्स बैंक के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए, एक परिमेय को दूसरे परिमेय से गुणा करूंगा, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से गुणा करूंगा, ये पटवारी 2022 में पूछा गया था। एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? समझ आ रहा है? ये पूछा गया था 2022 का। पीएससी के आरटीओ का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया था, एक गैर शून्य परिमेय संख्या, गैर शून्य, गैर शून्य का मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसको इररेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे। एक गैर शून्य रैशनल नंबर, गैर शून्य मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर को इररेशनल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये पूछा गया प्रश्न है पीएससी का, आरटीओ का, परिवहन विभाग का जो पीएससी वनडे एग्जाम लेता है। भरपूर प्रश्न आए हैं, ये तो मैं जितने मेरे को याद है 4-5 एग्जाम उनके प्रश्न बता रहा हूं, भरपूर ऐसे प्रश्न आए हैं स्टेटमेंट वाले। अभी इसका, हाँ, ये कथन कारण का एक प्रश्न आया था नगर सैनिक में, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है व्यापम का। कथन कारण, कथन में लिखा था 0/-2 एक परिमेय संख्या है, 0/-2 एक परिमेय संख्या है, कथन में लिखा था। कारण में लिखा था कि 0 और -2 एक पूर्णांक संख्या है, 0 और -2 एक पूर्णांक संख्या है, ये कारण में लिखा था। 0/-2 इज एन इररेशनल नंबर, सॉरी,
0/-2 इज अ रैशनल नंबर, ये था कथन। 0/-2 एक परिमेय संख्या है, ये कथन था। 0/-2 एक परिमेय संख्या है। फिर कारण में लिखा था कि 0 और -2 इंटीजर है। समझ आ रहा है? ये प्रश्न था अभी रिसेंटली नगर सैनिक पिछले साल। ऑप्शन ए रहता है कि दोनों सही और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी दोनों सही लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी कथन सही कारण गलत। ऑप्शन डी कथन गलत कारण सही। सोचो, ये स्तर है। केवल नंबर्स को लेकर के प्रश्न बोल रहा हूं मैं, केवल नंबर्स को लेकर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो आया नहीं हूं मैं, केवल ये जनरल नंबर्स को लेकर कितने सारे प्रश्न आपको बता दिया मैं। इतने सारे प्रश्न केवल नंबर्स को लेकर के, वो भी रैशनल और इरैशनल। नंबर्स तो और भी हैं। क्या डिफरेंस होता है परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में? सीटेट में पूछा गया था परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, ये पूछा गया प्रश्न सीटेट का। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और भिन्न संख्या का मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर। तो रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस है? पूर्ण संख्या। ये सीटेट का पूछा गया प्रश्न है, ये सीटेट का। देखना प्रीवियस ईयर का सीटेट का पेपर उठा करके दोनों के डिफरेंस को लेकर के स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना दिया था। तो भरपूर प्रश्न आए हैं यहाँ, इसीलिए बोल रहा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक पे काम करना है और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए भाई। जब जब जितना जहां से ज्ञान मिले लेते रहना। समझ आ रहा है? तभी सिलेक्शन होगा इस बार, वरना ये शिक्षक भर्ती का जितना इंतजार किए हो कोई मतलब का इंतजार नहीं रहेगा। ये इंतजार इतना लंबा था और पद इतने कम है। इतने कम पदों में सिलेक्शन लेना है तो फिर सोचो कितना मेहनत लगेगा। अब सोचो इसी क्लास में 2 बच्चों से बन रहा है तो वो 2 आपसे आगे हैं। पूरे उड़ान में कितने बच्चों से बनेगा तो वो सब आपसे अभी तो फिलहाल आगे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कितने बच्चों से बनेगा तो वो फिलहाल तो आपसे आगे हैं। तो उनको पीछे करना है, उनके बराबर पहुंचना है, रेस में बनना है तो मेहनत तो लग के करना पड़ेगा। 5-6 महीने बहुत है तैयारी करने के लिए। अगर आप लग के तैयारी करोगे 7-8 घंटे 9 घंटे निकाल लेते हो पढ़ने के लिए तो आराम से एग्जाम को निकाल लोगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ना चीजों को, बहुत कुछ नया मिल जाएगा। समझ आ रहा हो? मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट अभी नए पैटर्न पे जितना तैयारी करा रहा हूँ कथन कारण के प्रश्न का, कथन कारण के प्रश्न मैथ्स में अब पढ़ाना ही बहुत बड़ा चुनौती हो गया है, क्योंकि हर फैकल्टी अब कथन कारण के प्रश्न को पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कहाँ पे व्याख्या हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है। अभी रिसेंटली ही सुबेरे पढ़ाया था कल के बैच में अनुपात समानुपात में कथन कारण के प्रश्नों को, तो वहां पे उनको समझाया कि कैसे व्याख्या होता है कैसे नहीं होता है। गणित में अलग तरीका है व्याख्या को देखने का। जैसे गणित में कथन में क्या दे देगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है और कारण में एक सामान्य सी जानकारी बता देगा। तो आपको समझना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो सत्यता का जांच आप किए हैं उसमें इस कारण का कहीं पे यूज कर लिए क्या, मतलब इस कारण का यूज करके आप इसका उत्तर दिए हो क्या, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा 10-12 प्रश्नों का भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना। अब कल मॉर्निंग में कराया था अभी रिसेंट में ही मॉर्निंग वाले बैच में 9 मार्च वाले बैच में, वो बच्चे अब कथन कारण को लेकर के थोड़ा फ्री हो गए हैं कि सर समझ में आ रहा है कि अप्रोच क्या होगा। प्रश्न तो देखो वही सब रहेंगे, अनुपात समानुपात औसत प्रतिशत लाभ हानि समय दूरी समय कार्य। बस कथन कारण के प्रश्नों में आपको देखना है कि कारण इस कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहीं पे मामला फंसता है। दोनों सही हो जाते हैं तो मामला फंस जाता है, दोनों सही हो जाते हैं तो अब ये व्याख्या इसकी करेगा कि नहीं करेगा, यही पे मामला फंस जा रहा है। बस दोनों में से कोई एक गलत हो जाता है तो ये खुशी की बात है, दोनों में से कोई एक गलत हो गया तो व्याख्या की बात ही नहीं आएगी। दोनों सही हो जाते हैं तो व्याख्या की बात आती है, और जनरली एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें दोनों ही सही रहते हैं। एग्जाम में व्याख्या करेगा कि नहीं करेगा यहीं पे मामला फंसता है। सही जोड़ी बनाने के प्रश्न करेंगे तो सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में कैसे समय कम लगाए सर, क्योंकि सही जोड़ी बनाने वाले जो प्रश्न हैं इसमें समय का ही पूरा खेल है। किसको पहले बनाएं फिर क्या करें, क्या चारों को बनाएं, चारों को बनाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। अभी सीजी टेट में पेपर में देखे होंगे ऐसा कर रहा है, पूरा JKLMN ऐसा करके दे रहा है। इन पांचों को चेक करो, पांचों को बनाओ, पांचों को बनाने के बाद इनके आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, यही सब तो खेला है। कैसे समय कम लगाए सर, बनाना तो पड़ेगा इनको भी, समय कैसे कम लगाएं, क्या अप्रोच होगा ऐसे प्रश्नों में जिससे समय कम लगे, ये पूरा नया पैटर्न का तैयारी हो जाएगा। ये सब करने वाले हैं। चलो देख लो अगले 15-20 मिनट में थोड़ा नंबर्स के बारे में लिखवा दे रहा हूं। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा,
प्रैक्टिस सीट आपको भरपूर मिलता रहेगा। नोट्स और प्रैक्टिस सेट के भरोसे चलिए, मेरे ही भरोसे मत बैठिए, थोड़ा आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। मेरे ही भरोसे मत चलिए, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ाना और मैं तो पढ़ाऊंगा, और कंटेंट में दिक्कत नहीं आएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगा। रीजनिंग जोड़ भी दिया तो मेरे पे छोड़ दीजिएगा, रीजनिंग में करा ही दूंगा। अमीन पटवारी से पहले 6.5 घंटे का मैराथन क्लास लिया था रीजनिंग का। अमीन पटवारी के एग्जाम से पहले 6.5 घंटे का लिया था। शिक्षक भर्ती वाले 20 में 18 प्रश्न बना के आए थे रीजनिंग के। 6.5 घंटे के मैराथन से लगभग सब कुछ आया था। 6.5 घंटे का क्लास लिया था लगातार यूट्यूब में। तो रीजनिंग अगर जोड़ भी देता तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरा जिम्मेदारी रीजनिंग को कराना। अभी लेकिन रीजनिंग पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चलो संख्या के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये सारी बातें जो पूछा हूं ये सब आएंगी, चिंता मत करना, ये सारी बातें आएंगी। नंबर, संख्या लिखेंगे। संख्या की एक सिंपल सी परिभाषा लिखिए, बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बस नोट्स में रहे आपके। लिखेंगे संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। इत्यादि चीजों में किया जाता है। इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्या की परिभाषा लिखवाया हूं, सिंपल सी परिभाषा है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा मिल जाएगी, बहुत ज्यादा काम की परिभाषा नहीं है। संख्या के प्रकार में जब आऊंगा वो काम का रहेगा। तो यहाँ पे एक जनरल परिभाषा लिखवाया हूं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में करते हो। अब ये परिभाषा लिखवाने के पीछे का मेरा कारण यह था कि एक बार व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था जहां पे मापने और गिनने, इन दोनों शब्दों में फर्क आपको पता होना चाहिए था। वो प्रश्न आएगा, मापने में और गिनने में इन दोनों शब्दों में फर्क क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न में इन दोनों के डिफरेंस को लेकर के ही जानकारी पूछी गई थी। आएगा वो प्रश्न, आगे चल के देखना। तो मापने और गिनने में क्या फर्क होता है, इसीलिए मैंने परिभाषा में इन दोनों शब्दों का ही उल्लेख किया है, मापना और गिनना। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है मापने की और गिनने की। तो मापने का मतलब क्या होता है, सोच सकते हैं आप। जैसे मैं अपनी हाइट को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। मैं अपने वेट को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। मैं रायपुर से बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस को मापूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मापना। दूध की मात्रा 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर क्या हो जाएगा, मापना। चावल की मात्रा 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम क्या हो जाएगा, मापना। इसका लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, मापना। तो मैं अपनी हाइट को माप लू, वेट को माप लू, डिस्टेंस को माप लू, क्वांटिटी को माप लू, तो ये सब क्या होता है, मापना। गिनने की बात करूं तो चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, गिनना। विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, गिनना। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, पंखों की संख्या, कितने पंखे लगे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, गिनना बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मापने का मतलब जैसे मैं अपनी हाइट को मापा 172.6 सेंटीमीटर, जैसे मैं अपने वेट को मापा 75 केजी, दूध की मात्रा 2.5 लीटर, 3 लीटर, चावल की मात्रा 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, जैसे रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर, ये सब क्या है, मापना। गिनने का मतलब चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दिया, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, पंखों की संख्या, ये हो जाएगा गिनना। लेकिन प्रश्न जो था उसमें दोनों में गणितीय अंतर पूछा था, मैथमेटिकल डिफरेंस दोनों में क्या है। तो गणितीय अंतर को लेकर के प्रश्न आया था। तो मापने और गिनने का जो प्रश्न था वो दोनों में गणितीय अंतर को लेकर के था, मैथमेटिकल डिफरेंस दोनों में क्या है।
गणितीय अंतर दोनों में क्या है, गणितीय अंतर को लेकर के प्रश्न था। तो गणितीय अंतर क्या है ध्यान से समझना। ये कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ये देखिए ये कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिखा हूं, डेसिमल वाले नंबर्स हैं। ये डेसिमल वाले नंबर्स कहां पे बैठते हैं, रैशनल है कि इरैशनल, सब पढ़ाऊंगा आगे जाके। अभी बस इतना समझो कि ये डेसिमल वाले नंबर्स आप देख पा रहे हैं। ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इन नंबर्स का यूज आप मापने में तो कर लोगे, मापने में तो हो जाएगा, लेकिन गिनने में ऐसे नंबर्स का यूज आप नहीं कर पाओगे। यही मैथमेटिकल डिफरेंस है दोनों में। जैसे मापते समय आप बोल सकते हैं 2.5 केजी चावल बोल सकते हैं, 3.6 सेंटीमीटर इसका लेंथ, कोई डिस्टेंस 4.25 किलोमीटर, कोई हाइट 5.46 फीट, ऐसा बोल सकते हैं। तो मापने में ऐसे नंबर्स का उपयोग हो जाएगा, लेकिन गिनने में हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मैं विद्यार्थियों की संख्या को गिनने बोला तो आप ऐसा गिनेंगे क्या, 1 2 ढाई ऐसा बोलेंगे क्या, एक लड़का, दो लड़का, ढाई लड़का, तीन लड़का, सवा तीन, साढ़े तीन लड़का, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। चेयर्स को गिनने बोला मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिनेंगे। विद्यार्थियों की संख्या को गिनने बोला मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं डेसिमल वाले नंबर्स, इनका यूज मापने में हो जाएगा लेकिन गिनने में नहीं हो पाएगा। यही मैथमेटिकल डिफरेंस है दोनों में। गिनने में कैसे नंबर्स का यूज होगा, तो गिनने में इस प्रकार के नंबर्स का यूज होगा। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये गिनने में काम में आएंगे, साथ ही साथ मापने में तो आएंगे ही। लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं, ये केवल और केवल मापने में काम में आएंगे, गिनने में काम में नहीं आएंगे। समझ आ रहा है। यही मेरे को समझाना था। प्रश्न जब लूंगा तो वहां पे इसी जानकारी की आवश्यकता थी। ये जो जानकारी आपको बताया हूं, इसी जानकारी की आवश्यकता वहां पड़ेगी। तो देख लो इस स्लाइड में जितना भी लिखा हूं वापस से रिकॉल कर दे रहा हूं। मैं बोला संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा, विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। समझ आ रहा है। इसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, इन संख्याओं का यूज आप मापने में कर लेंगे, गिनने में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, गिनते समय 2.5 लड़के ऐसा नहीं बोलते कभी, 2.5 लड़कियां, 2.5 पंखे, 3.6 कुर्सियां, ऐसा कभी नहीं बोलते। तो गिनने में डेसिमल वाले नंबर्स का यूज नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स का यूज होगा गिनने में। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये गिनने में तो यूज होंगे ही, मापने में भी यूज होंगे। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो अब जो मेन मुद्दे की बात है उसको लिखो, संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण क्या होता है, ध्यान से समझना। संख्या का वर्गीकरण ध्यान से समझेंगे क्या होता है ये। तो मेनली संख्या जो है वो दो प्रकार की होती है मेनली। एक होती है वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको आप बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखिएगा जितना भी पढ़ाऊंगा ये सब दोनों, वर्ग 3 वर्ग 2 कोई भी एग्जाम दो, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। तो 5 7 10 दिन लगता है बेस को ठीक करने में, मतलब नंबर्स और कैलकुलेशन को सीखने में 10 एक दिन लगेगा। इसके बाद मैं फ्री हूं कि आपको मैं ज्यामिति क्षेत्रमिति पढ़ाऊं तो भी कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, सांख्यिकी पढ़ाऊं तो भी कैलकुलेशन कर लोगे आप, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत के 10 एक दिन में आपको नंबर्स का पूरा जानकारी और कैलकुलेशन का पूरा जानकारी होना चाहिए। तो मैं बोला नंबर मेनली दो टाइप के होंगे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब वर्ग 2 और वर्ग 3 में काल्पनिक संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। वर्ग 2 और वर्ग 3 अगर आप पढ़ें तो वर्ग 2 और वर्ग 3 में काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है। वर्ग 1 अगर आप दे रहे हैं गणित विषय से तो वहां पे आपको काल्पनिक संख्या देखने को मिलेगी।
सहायक शिक्षक और शिक्षक में काल्पनिक संख्या नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ लो काल्पनिक संख्या कैसा दिखता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई नंबर है, ये देखिए, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई नंबर है तो ऐसे नंबर को ही आप क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई नंबर है, जैसे कि स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4, स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -6, स्क्वायर रूट -7, तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई नंबर है तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। समझ पा रहे हैं? -2 को काल्पनिक मत बोलना, वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना। वर्गमूल के अंदर नेगेटिव फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर ना तो आपको वर्ग 3 में दिखाई देगा और ना ही आपको वर्ग 2 में दिखाई देगा। ऐसा कोई भी नंबर आपको ना तो वर्ग 3 में और ना ही वर्ग 2 में दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। बाकी मैथ्स वाले हैं तो ये सब जानते होंगे आप लोग तो, कि इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है, ऐसा सुने हो, देखे हो ना। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। आई का मतलब होता है आयोटा या इमेजिनरी नंबर। तो जैसे वर्गमूल -2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल -1, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वर्गमूल के अंदर में m इंटू एन है तो आप इसको अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। वर्गमूल के अंदर अगर m इंटू एन है तो आप इसको अलग अलग वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार वर्गमूल के अंदर -2 है तो इसको मैं तोड़ दिया, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1, क्योंकि गुणा करने पर वापस से मूल डेटा मिल जाएगा मेरे को। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा और इसको क्या लिख दिया, आई। कहने का मतलब काल्पनिक संख्या या तो ऐसी दिखती है या तो ऐसी दिखती है, आई के रूप में। तो आपके सिलेबस में वर्ग 3 और वर्ग 2 में कहीं पे नहीं है ये, वर्ग 3 और वर्ग 2 में काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या होती क्या है ये आपको समझा रहा था। काल्पनिक संख्या वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आई के रूप में लिखते हैं, जहां पे आई का वैल्यू होता है √/-1। √-2 को मैं तोड़ दिया, √2 इंटू √-1 में बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से मेरे को यही मिल जाएगा। अब √2 को √2 रखा और √-1 का नाम क्या है, आई, आयोटा। तो ये सब आपको जानना नहीं है, बस एक बेसिक जानकारी बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इसमें चर्चा का विषय नहीं है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। वर्ग 1 का तैयारी किए होंगे कभी, या गणित 11वीं 12वीं का याद आ रहा होगा तो पढ़े होंगे, ये सब चीजें याद आ रहा है कुछ। 10वीं तक नहीं पढ़ते हैं इसको, 11वीं 12वीं में चालू होता है ये। एक और सम्मिश्र संख्या आती है a+ib, a+ib, ऐसा याद आ रहा होगा। a क्या होता है वहां पे, रियल नंबर, और ib वाला पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। दोनों को मिला दिए तो बन गई सम्मिश्र संख्या। तो जब यही नहीं पढ़ना है तो फिर सम्मिश्र संख्या तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस इतना याद रखिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये जो आई वाला लिखा हूं मैं इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी काम का नहीं है। आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद ये रखना है कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को आप बोलते हैं काल्पनिक। ऐसा कोई नंबर आपके सिलेबस में आपको दिखाई नहीं देगा। काल्पनिक को छोड़कर जितनी बची वो सब की सब क्या है, वास्तविक। अब वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे दो टाइप की लिखेंगे, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। वास्तविक संख्या मेनली दो टाइप की, मैं बोला परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इररेशनल, रैशनल एंड इररेशनल। देखो अब एक बात समझो यहां पे, देखना ये बहुत कुछ क्लियर कर देगा आपके कंसेप्ट को, कि ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ दो। आपके सिलेबस में केवल क्या है, रियल नंबर। आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे कितने टाइप की है, दो टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब आपके सिलेबस में कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए,
आपके सिलेबस में कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, कोई भी नंबर आपके सिलेबस में, कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, कोई भी नंबर, समझ आ रहा है, या तो वो क्या होगा, रैशनल, या तो वो क्या होगा, इर्रेशनल। क्योंकि वास्तविक संख्या मोटे मोटे तौर पे दो ही टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब आपके सिलेबस में आपके सामने कोई भी नंबर आएगा ना, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इर्रेशनल होगा, कोई और नहीं होगा। अब रैशनल के अंतर्गत अलग अलग नाम दे देंगे उसको, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर बात करूं मैं, कोई भी नंबर लिखूं, जैसे √2 लिख दूं, आपके सिलेबस में आएगा, पाई लिख दूं आएगा, -4 आएगा, -2/3 आएगा, 4/7 आएगा, 11/3 आएगा, 0 आएगा, -2/5 आएगा। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपके सिलेबस में आए, वर्गमूल 5 आएगा, वर्गमूल 4 आएगा, कोई भी नंबर आपके सिलेबस में आएगा, या तो ये क्या होगा, रैशनल, या तो ये क्या होगा, इर्रेशनल। समझ आ रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या तो रैशनल या तो इर्रेशनल। लगभग जितना नंबर आप देखने वाले हो, 99.9% नंबर्स क्या होंगे, रैशनल। जितने नंबर्स में आप खेलने वाले हो, वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल। बहुत कम यूज करेंगे अपन इर्रेशनल नंबर का। जितना खेल आप खेलोगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, उसमें ज्यादातर नंबर्स क्या होंगे, रैशनल ही होंगे। बताऊंगा क्या होता है रैशनल, क्या होता है इर्रेशनल। परिमेय संख्या का आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो परिमेय संख्या होती है 3 टाइप की। प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या का मतलब इंटीजर्स। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। परिमेय संख्या के अंतर्गत ये 3 संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, पूर्णांक संख्या का आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पहला ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। और तीसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक 3 टाइप का बोला मैं, समझ आया। देखो परिमेय संख्या 3 टाइप की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक 3 टाइप का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या 2 टाइप का होता है। प्राकृत संख्या का पहला क्लासिफिकेशन में बोला 2 टाइप का, एक होता है समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। समप्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, इवन एंड ऑड। लिखे यहां तक, यहां तक एक बार रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें और जोड़ूंगा भी। संख्या का वर्गीकरण में पहला बोला मैं, संख्या मेनली 2 टाइप की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़ दो, वास्तविक संख्या आपके सिलेबस में है, केवल वास्तविक। वास्तविक 2 टाइप की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 3 टाइप की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक 3 टाइप की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत 2 टाइप की, सम और विषम। क्लियर है यहां तक। अब प्राकृत का ही 2 और पार्ट बोल देते हैं जनरली, प्राकृत के ही 2 और पार्ट हैं, प्राकृत के ही। तो प्राकृत के ही 2 और पार्ट हैं, एक होता है अभाज्य संख्या। प्राकृत के ही 2 पार्ट हैं, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरा होता है भाज्य संख्या। सुने हैं क्या अभाज्य क्या होता है? एक अभाज्य और दूसरा भाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राकृत संख्या के ही 2 पार्ट हैं, एक है आपका अभाज्य और दूसरा भाज्य। क्या सुने हैं अभाज्य के बारे में?
क्या सुने हैं बताइए आप? सेम। सबसे छोटा अभाज्य कौन है? दो। दो है, एक नहीं है क्या? एक अभाज्य नहीं है क्या? क्यों नहीं है? मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली दो। एग्जैक्टली दो। दो ही, केवल दो, ओनली दो। ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे, चलो बताओ तो इसको देख के क्या लगता है, ये अभाज्य है कि नहीं है? क्या लगता है इसको देख के? इसको देख के क्या लगता है? क्या लग रहा है? नियम सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, देख के तो लगेगा अभाज्य है, देख के लगेगा कि प्राइम है, लेकिन ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है। देखो 19 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो रहा है क्या? 19 दूनी 38, 5 बचा, 7 आया, 19 तिया 57। 19 से हो गया मतलब 23 से भी हो रहा होगा। 19 से डिवाइड किए 23 बार में, इसका मतलब 23 से भी डिवाइड होगा 19 बार में। अरे इतना तो जनरल है यार। 19 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब आप ही लोग बताएं ना, कि जो केवल खुद से और एक से जाए, लेकिन ये तो 19 से भी जा रहा है। तो देखने से लग रहा है अभाज्य, लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 19 से जा रहा है। अब सोचो, सीधे 19 से जा रहा है, उससे पहले किसी से नहीं जा रहा है। 2 3 5 7 11 13 किसी से नहीं जा रहा है, सीधे किससे जा रहा है? 19 से जा रहा है। तो नियम सिद्धांत है कैसे चेक करना है, क्योंकि ऐसे ही नंबर आते हैं, देखने से लगते हैं अभाज्य हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि यूनिट डिजिट 7 है तो अभाज्य मार दो। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप लोगों के किसी के मन में तो आया होगा ये कि यूनिट डिजिट 7 है सर, तो प्राइम जैसा लग रहा है ये। तो यूनिट डिजिट को देख करके प्राइम और कंपोजिट का अपन डिसीजन नहीं ले सकते। नियम सिद्धांत है, बहुत कुछ पढ़ने को ही बोल रहा हूं, पढ़ने को तो बहुत कुछ, समझ आ रहा है? पढ़ने को बहुत कुछ है, जानने को बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बताऊंगा कैसे चेक करेंगे, ये सब आगे जाके आएगा। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बोला कि प्राकृत संख्या का एक और हिस्सा क्या है? अभाज्य और भाज्य। अब देखो यहां तक लिखे, एक और अगर मैं बोलूं तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही एक आती है भिन्न संख्या। जहां पे जगह है वहां पे लिख लो आप लोग, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही एक और नंबर आता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है ये, इसको बोलते हैं भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं इसको। अब भिन्न संख्या का दो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। पहले वाले क्लासिफिकेशन में भिन्न संख्या 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है भिन्न संख्या का जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। सुने हैं क्या ये? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये सब सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न वर्ग 3 में आ चुके हैं। अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को लेकर के तो आरक्षक भर्ती में बहुत प्रश्न आया था और नगर सैनिक में बहुत प्रश्न आया था। तुल्य भिन्न, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। तो भिन्न संख्या का एक क्लासिफिकेशन तो ये है जिसमें भिन्न संख्या 4 प्रकार की, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। एक और क्लासिफिकेशन है भिन्न संख्या का, वो क्लासिफिकेशन क्या है देखना। एक और क्लासिफिकेशन है, मैं बोल रहा हूं वो क्लासिफिकेशन इधर पे लिख रहा हूं। तो भिन्न संख्या का एक और क्लासिफिकेशन जिसमें भिन्न संख्या 2 प्रकार की, एक होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ये आपके सिलेबस में लिखा होगा, दशमलव भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा होता है साधारण भिन्न, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। ये देखिए ऐसा, समझ आ रहा है? ये क्लासिफिकेशन लिखा मैंने आपके सामने, याद रहेगा इतना? चलो रिकॉल करो, थोड़ा कोशिश किया करो कि चीजें याद हो जाएं।
सबसे पहले संख्या को दो प्रकार की बोला मैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक याद है कैसी दिखती है? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, -2 का रूट, -3 का रूट, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो उसको अपन क्या बोले? काल्पनिक। आई वाई भूल जाइए, उसको कोई मतलब नहीं है। वास्तविक संख्या अपने सिलेबस में है, कितने प्रकार की? दो, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय केवल अपरिमेय, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो प्रकार की, सम और विषम। एक और क्लासिफिकेशन अभाज्य और भाज्य। उसके बाद मैं बोला कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही एक और संख्या आती है जिसको बोलते हैं भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगी एक और संख्या, इसको बोलते हैं भिन्न संख्या। ये चार प्रकार की मैं लिखा हूं, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। फिर एक और क्लासिफिकेशन होता है इसका जिसमें कि दो प्रकार की, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ये पूरा क्लासिफिकेशन है संख्या का। समझ आई बात? इतनी संख्याओं को पढ़ना है। एक आध संख्या और आएगी जैसे सह अभाज्य, को प्राइम बोलते हैं उसको, वो आगे जाके आएगी। अब इसी प्रकार दशमलव वाली संख्या का भी क्लासिफिकेशन लिख लो, अगले क्लास में सबको एक एक करके बताऊंगा। दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ये मेनली दो टाइप के होते हैं। दशमलव वाली संख्या मतलब डेसिमल नंबर्स, दो टाइप के मेनली होते हैं। पहला होता है शांत, या इसी को बोलते हैं परिमित दशमलव। शांत या परिमित दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत या अपरिमित दशमलव, अशांत या अपरिमित दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिकरिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये है आपका क्लासिफिकेशन डेसिमल वाले नंबर्स का। ये सारे नंबर्स देखना आगे की क्लासेस में कवर होंगे। दशमलव वाली संख्या दो टाइप की, शांत और अशांत, शांत और अशांत है। शांत या इसी को बोलते हैं परिमित, अशांत या इसी को बोलते हैं अपरिमित। शांत या परिमित, अशांत या अपरिमित। अशांत दो टाइप का, एक आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। इंग्लिश में देख सकते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी को फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। बताऊंगा आगे चल के, देखना ना ऐसे नंबर्स देखेंगे। जैसे मैं लिखा 2.5, अगला नंबर लिखा 2.333333, ऐसा इसी को बार के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। अगला नंबर √2 का वैल्यू लिखा मैं ऐसा, 1.41421356, सारी कहानियां समझाऊंगा। ये देखो ये तीन नंबर लिखा मैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा ये सब। तीन नंबर लिखा, ये क्या लगता है? शांत। दशमलव के बाद जो शांत हो जाए वो क्या कहलाएगा? शांत। नाम से क्लियर है, शांत मतलब दशमलव के बाद शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? शांत। ये दोनों ही क्या है? अशांत। देखो ना, शांत ही नहीं हो रहे हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? अनंत। अनंत का मतलब डेसिमल के बाद अंक खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो दशमलव के बाद अनंत अंक, दशमलव के बाद अनंत अंक, तो यहां भी अनंत अंक है, दशमलव के बाद यहां भी अनंत, मतलब ये दोनों क्या है? अशांत। अगर रिपीटेशन के साथ अशांत है तो इसको बोलते हैं आवर्ती, और विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन मतलब अलग अलग अंक, विदाउट रिपीटेशन अगर अशांत है तो इसको क्या बोलते हैं? अनावर्ती। बताऊंगा रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, पढ़ाऊंगा इसको आगे जाके, समझेंगे। यहीं से तो अपरिमेय संख्या पूरी समझ में आएगी आपको, तो बताऊंगा। ये देखो ना, ये शांत है और ये दोनों क्या है? अशांत। अशांत का मतलब समझ आ रहा है? शांत ही नहीं हो रहे हैं।
डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स, डेसिमल के बाद अनंत अंक, दशमलव के बाद अनंत अंक, अंत ही नहीं हो रहे अंकों का, तो दशमलव के बाद अनंत अंक हैं, मतलब अशांत हैं। रिपीटेशन के साथ अशांत है तो आवर्ती, और विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो अनावर्ती। क्लियर हो पा रहा है? पढ़ाऊंगा इसको। अब याद करो मैंने क्या बताया था, संख्या मेनली दो ही होती है, परिमेय और अपरिमेय। इसके अलावा कुछ और होती है क्या? नहीं, केवल दो ही संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो ये जो है ना, अभी बस लिख लो, ये किस संख्या का पार्ट है? परिमेय का ही पार्ट है। परिमेय संख्या तो मेनली दो ही होंगी ना यार, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, तो ये परिमेय क्या अपरिमेय? तो परिमेय का पार्ट है। ये वाला भी किसका पार्ट है? परिमेय का पार्ट है। और ये लास्ट वाला जो है ना, ये अनावर्ती, ये अपरिमेय। देखना एक से एक कंसेप्ट निकल के आएंगे। यह अपरिमेय का पार्ट है। लिखवाया बसों, समझाने वाली सारी बातें रह गई है। क्लियर हो पा रहा है? तो ये परिमेय का पार्ट है, ये भी परिमेय, और ये है अपरिमेय का पार्ट। इस पे चर्चा करूंगा मैं। मंडे से क्लास का शेड्यूल प्रॉपर मिलेगा 2 घंटे का। अभी तो इस वीक ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तो वैसे भी नहीं रहेगी मेरी क्लास मंडे से। लेकिन पढ़ पाएंगे 4 घंटा कि नहीं पढ़ पाओगे? 2 घंटा तो लूंगा ही, ये वाला, ये तो 2 घंटा लूंगा ही। अब इसमें भी वो लोग 1 घंटा लो तो फिर तो छोड़ी दो तैयारी, फिर तो क्या ही तैयारी करोगे। और आप ही लोग के लिए ले रहा हूं, कोई अपने लिए थोड़ी कि हमको कुछ फायदा है उसमें। हमको क्या फायदा है? टाइम पे सिलेबस हो जाए, 2 बार 3 बार। अच्छा नहीं पढ़ पाओगे जो चौथा घंटा, बाद में जब 2 घंटा क्लास लूंगा नहीं आ पाओगे, तो बाद में जब स्लॉट चालू होगा तब पढ़ लेना उसको घर बैठ के। जैसे ये वाला टाइम पे तो आ ही रहे हो, ये टाइम पे तो आना ही है आप लोग को। इस टाइम पे 2 घंटे क्लास लूंगा मैं, 2 घंटे लूंगा मैं मंडे से, 2 घंटे इस टाइम पे। उसके अलावा 2 घंटे का शेड्यूल और बताऊंगा मैं। उस शेड्यूल को अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हो, जैसे ज्यामिति क्षेत्रमिति या सांख्यिकी का शेड्यूल रहेगा जनरली, वो या तो ज्यामिति क्षेत्रमिति या तो सांख्यिकी का शेड्यूल रहेगा वो, तो वो वाले शेड्यूल को अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वो स्लॉट में चलते रहता है। खत्म हुआ फिर चालू हो गया, तो सेकंड टाइम पे चालू होगा इसी टाइम पे, तो उसको कर लीजिएगा। लेकिन पढ़ो, रिकॉर्डिंग भी मेरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मेरे क्लास का रिकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक स्लॉट का अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लो, उसका लाइव घर बैठे देख लो। एप्लीकेशन में तो लाइव देख सकते हो। और जितना पढ़ोगे ना, देखो मैथ्स मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो मैं ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लास में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं ज्यामिति पढ़ाऊं, चाहे क्षेत्रमिति पढ़ाऊं, चाहे सांख्यिकी पढ़ाऊं, आपको समझ में तो सब आ जाएगा। वो मेरे पे छोड़ दीजिए। 12-12 घंटे भी पढ़े हैं बच्चे मेरे साथ बैठ के लगातार, 12-12 घंटे पढ़े हैं। और ज्यामिति क्षेत्रमिति जैसे चैप्टर को पढ़े 12 घंटे लगातार बैठ करके बच्चे। और 12 घंटे एक क्लासरूम पैक, और बाकी के 2 क्लासरूम में केवल स्क्रीन पे देखे हैं बच्चे बिलासपुर में। तो मेरे पे छोड़ दीजिए समझाने का, वो मेरा तरीका क्या रहेगा, कैसे समझाऊंगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। लेकिन मेहनत करेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि अप्रैल तो आ ही गया है। और ये मत सोचिए कि नहीं होगा एग्जाम, अगले साल होगा, ये तो सोचिए ही मत। समझ आ रहा है? ये सोच सोच के तो 3 साल हो ही गए हैं, अब तो होगा ही। समझ आ रहा है? अब तो चुनाव भी आने को हो गया, 2 साल बाद तो चुनाव ही आ जाएगा। तो अब तो भर्ती करेंगे ही ये लोग, तो भर्ती तो होगा ही। तो चाहे वर्ग 3 का तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 का, चाहे दोनों का तैयारी करिए। और साइंस वाले जो हैं, आप साइंस वाले हैं अकेले, और कोई साइंस वाला है क्या? नहीं, वर्ग 2 में आप साइंस वाले हैं। वर्ग 3 में तो क्या ही मैटर, साइंस और मैथ्स यार। वर्ग 3 में नहीं, वर्ग 2 में जो साइंस के लिए एलिजिबल है, आप है पीछे और आप हैं, 2 ही लोग। वर्ग 3 में तो मैटर नहीं करता ना विषय। वर्ग 2 में जो साइंस वाले हैं, अभी तो कुछ तय नहीं है कि पद आएगा कि नहीं आएगा। कॉमन तैयारी करिए। वर्ग 1 के लिए एलिजिबल है क्या? 1 के लिए विषय क्या है? हाँ, उसको करिए फिर, उसको करिए, उसका तो आ रहा है पद। वर्ग 1 कर लीजिए, उसमें बायो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। हाँ तो बायो पढ़िए, वर्ग 1 का तैयारी करिए। मेरा तो ये मानना है, कुछ बच्चे पूछे वर्ग 1 में जैसे केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है, वर्ग 2 में साइंस के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वर्ग 2 का साइंस का पद नहीं आ रहा। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि वर्ग 1 का तैयारी करिए अलग करके, बायो का। तो बायो वर्ग 1 का पढ़ेंगे आप, तो वर्ग 2 का ऑलमोस्ट बायो हो जाएगा आपका, हो जाएगा। वर्ग 1 का बायो पढ़ेंगे तो वर्ग 2 का ऑलमोस्ट बायो हो जाएगा। और वर्ग 1 का तैयारी करेंगे तो सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सेगमेंट तो रहेगा ही। तो उसको भी पढ़ेंगे तो वो तो वर्ग 2 में भी आएगा। अब मान लीजिए अचानक भयानक आया आपको खबर कि वर्ग 2 में साइंस का पद जुड़ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको पढ़ सकते हैं 2 महीना में। एक्स्ट्रा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ सकते हैं। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के कोई मतलब नहीं है, मेरा मानना है। अगर आपका बायोलॉजी है
तो वर्ग 1 में अगर आप एलिजिबल हैं तो बायोलॉजी में पूरा फोकस करिए। वर्ग 1 का पढ़ेंगे तो वर्ग 2 का ऑलमोस्ट हो जाता है, थोड़ा-मोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और खबर आ गई कि अगर वर्ग 2 में साइंस का पद जुड़ रहा है तो और अच्छी बात है। आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री, बस। बाकी तो सीडीपी पढ़ेंगे दोनों में, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका रह जाएगा, डेढ़ 2 महीना पहले तो कम से कम आएगा ही, उतना में आराम से कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले जो मूल चीजें हैं, जो तय हैं, उसको पढ़ के बैठिए, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी कोचिंग वालों के बहुत ज्यादा बात तो मत आइए, चाहे मैं ही बोल दूं कि रीजनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मत परेशान होइए। समझ आ रहा है? मूल चीजों पे पकड़ बना के चलिए, मूल चीजों पे। मंडे से मेरा शेड्यूल प्रॉपर रहेगा, समझ आ रहा है? बाकी अभी तो इस वीक थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, शुक्रवार शनिवार को तो वैसे भी बिलासपुर में रहता है मेरा। सीडीपी लगता है शुक्रवार शनिवार को, मैं नहीं लूंगा तो सीडीपी इंग्लिश ये सब लगता है फिर, तो उसको भी अटेंड करना ही है। बाकी मंडे से 2 घंटे मेरा फिक्स रहेगा मैथ्स का शेड्यूल। अभी वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों वाले बैठेंगे इसमें, क्योंकि अभी तो बेसिक ही चलेगा। आगे जाके वर्ग 2 वाले को अलग कर दूंगा मैं। अभी तो दोनों को कॉमन लेके चलूंगा मैं, क्योंकि अभी तो बेस पूरा चलेगा तो इन दोनों में कॉमन रहेगा। तो शेड्यूल मिलता रहेगा।